तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे के चैप्टर की, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो ली होती है वो चिल्ला रही होती है कि रुक जाओ, तुम आखिर क्या कर रहे हो। अब इस चीज़ को देखकर जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या वहाँ पर कोई फिल्म बन रही है। यहाँ ली को याद आ रहा होता जब हमारे एमसी ने हैरी पॉटर यानी कि वो छड़ी उसे दी हुई होती है और बोल रहा होता है कि ये लो, ये आखिर क्या है। ली पूछती, जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि ये हैरी पॉटर। जिस पर पूछती है कि हैरी पॉटर क्या है और इसका मैं क्या करूँ, मैं ये क्यों ले रही हूँ। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें उस बदमाश स्टूडेंट को पीटना है जिसकी वजह से लगभग तुम मरने ही वाली थी, इसीलिए तुम्हारे पास ये स्पेशल ऑफर है। मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर इसके लिए मैं उसे सज़ा दूंगा, इसलिए तुम्हें उसे किसी भी कीमत पर मारना होगा। जिस पर ली बोलती है कि ठीक है, लेकिन जब वो मुझे स्टूडेंट मिल जाएगा तब मैं मारूंगा। तभी वहाँ पर बेबी आती है और बोलती है कि यू मेरा नेम। यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं जल्दी आता हूँ। काम आसान है, तुम्हें हैरी पॉटर से चिल्लाते हुए उसे पीटना है। यहाँ पर बेचारी प्रेजेंट टाइम पर दिखाया जाता है हमारी ली को, जो कि चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि तुम पापी कहीं के, तुम्हें सज़ा मिलेगी, हैरी पॉटर तुम्हें सज़ा देगी। और पागलों की तरह छड़ी घुमा रही होती है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है। लोग देखकर पागल हो रहे होते हैं, वहीं वो लड़का तो भाग चुका होता है। ली मन में सोच रही होती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। क्या इसीलिए उसे मुझ पर दया आ रही थी, यानी कि वो बेबी की बात कर, बेबी को उस पर दया आ रही थी। एंड यहाँ वो मन में सोची जा रही होती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है, पूरी तरीके से वो मुझे बाहर निकालना चाहता है। यहाँ पर वो अंधाधुंध चलाने की वजह से एक बार आंख मूंद करके ध्यान नहीं दे रही होती है, इसलिए किसी के भी पिछवाड़े पर जोर से बजा देती है। जिस पर वो आंख खोलते हुए देखती और बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ और सोच रही थी इसीलिए गलती से लग गया। जिस पर वो लड़की बोलती है कि मैं वही हूँ और तुम ये क्या कर रही हो। वो कोई और नहीं बल्कि लीडर होती है। जिस पर वो चिल्लाती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस पर लीडर बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें मैंने कहा हुआ था ना कि काम छोड़ने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, तो तुम आखिर ये क्या कर रहे हो। जिस पर हमारी बेचारी ली माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मैं इसे सुधार लूंगी। यहाँ पर लीडर उसे पकड़ती है और कोने में ले आती है और बोलती है कि शायद काम तुम्हारा पहले से बेहतर हो गया। यहीं पर वो बोलती है कि लीडर आप ये क्या कर रही हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको क्या हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर लीडर किसी को देख रही होती है एंड यहाँ पर कोई एक बंदा आ रहा होता है, ये एक डीमन होता है। सो यहाँ पर लीडर बोलती है कि अब से हमें उसे पकड़ना होगा। यहाँ पर एक डीमन जो कि चारों तरफ घूम रहा होता है और यहाँ पर लीडर बोल रही होती है कि हमें जल्द से जल्द उस डीमन को पकड़ना होगा। वो डीमन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डीमन जो कि बाहर घूम रहा है, मैं जब से उस डीमन का पीछा कर रही हूँ। जिस पर वो पूछती है कि लेकिन वो तो पहले ही मर चुका है ना, तो फिर आखिर क्या दिक्कत है, क्या वो डीमन घोस्ट डीमन है, आखिर दिक्कत क्या है, हमें उसे तुरंत पकड़ना होगा। जिस पर लीडर बोलती है कि वो फिर से भाग जाएगा अगर हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि वो भागने में माहिर है, हमें उसका पीछा करना होगा और मौका मिलते ही अचानक हम पर हमला करना होगा जितना जल्दी हो सके। लेकिन आखिर वो कर क्या रहा है, वो डस्टबिन और कचड़े में इधर उधर देख रहा होता है। ली बोलती है कि वो बहुत ताकतवर है और उसके पास स्पिरिचुअल पावर भी है। जिस पर ली बोलती है कि क्या सचमुच में वो इतना ताकतवर है। जिस पर लीडर बोलती है कि हाँ ये सही है, मुझ पर विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन जब कभी भी वो किसी भी एरिया से गुजरता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी लाशों की फौज लेकर निकलता है और सब कुछ तबाह कर देता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें उसे पकड़ना होगा। उस आदमी का शायद वो कॉमरेड हो सकता है। यहाँ पर वो घोष डेमन चारों तरफ देख रहा होता है, तभी वो मुस्कुराते हुए देखता है एक पर्दे के पास और मैंने सोचा होता है शायद वो यहाँ है। वहाँ पर वो लड़का होता है जिसे देखने के बाद वो एकदम से डेविली इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि आज तो तुम्हारी मौत है। यहाँ पर लड़ देख लेती है और मैंने सोचती है कि ओ नो, वो एक नॉर्मल पीपल को मारने वाला है, मुझे उसे बचाना होगा। वो चिल्लाने लग जाती है कि रुक जाओ 1 मिनट, लेकिन तभी वहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल की को रिलीज करते हुए उस बंदे पर अटैक करने वाला होता है। सो ली तुरंत आती है, बहुत ही स्पीड से उस बच्चे को वहाँ से बचा करके आगे निकल जाती है और बहुत ही जोर से उसे मार पड़ती है। जिस पर वो डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर चिल्ला रही होती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया ली, अब मैं उसे सबक सिखाने वाली हूँ। यहाँ पर वो तुरंत उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाती है और बोलती है कि इस बार मैं तुम्हें ख़त्म करके मानूंगी, तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करती है और बोलती है कि तुम्हारे पापा को तुम्हें सज़ा मिलेगी और वो तुरंत ही एक हैमर को क्रिएट कर लेती है और ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक हैमर को क्रिएट करती है और उस मॉन्स्टर को बहुत ही जोर से मारती है, जिस पर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा दूर जाकर के गिरता है। एंड यहाँ पर लीडर बोलती है कि जी वोली, जितना जल्दी हो सके उस नागरिक को बाहर लेकर जाओ और किसी की मदद के लिए बुलाओ। जिस पर बोलती है कि मैं समझ गई हूँ, प्लीज वेट कीजिए, मैं किसी की मदद लेकर आती हूँ। जिस पर लीडर बोलती है कि ठीक है, तुम्हें जल्दी वापस आना होगा, तुम्हें पता है ना ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है।
तभी वो मॉन्स्टर हमारे लीडर पर हमला कर देता है और यहाँ लीडर मन में सोच रही होती है कि वो अपनी रिकवरी इतना जल्दी कैसे कर सकता है। क्या उसने खुद को रिकवर कर लिया? ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे सरप्राइज है इस बात पर कि मेरे पास कोई भी समय नहीं है, मुझे जितना जल्दी हो सके उस पर हमला करना होगा। यहाँ पर वो कंटिन्यू उस पर अटैक करती है। मैंने सोच रही होती है कि मुझे उससे बचना होगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है उस मॉन्स्टर पर। यहाँ पे वो अटैक कर रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हें आज मैं मार ही डालूंगी। यहाँ पर वो डीमन हंसने लग जाता है एंड यहाँ पर उस लीडर पर काफ़ी तेज़ी से अटैक करता है और उसके अटैक को नलीफाई कर देता है। यहाँ पर लीडर मन में सोच रही होती है कि उस आदमी ने मेरे अटैक को नलीफाई कर दिया है। क्या उसके पास भी वही कफन है जो इस वक्त मेरे पास है? दरअसल ये जिस कफन की बात कर रही होती हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि काफ़ी समय पहले जो आत्माएं यहाँ पर धरती पर आई हुई थी नरक से, उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर थी। जो स्पिरिचुअल पावर उन्होंने कुछ इंसानों में बांट दी थी, जो कि रिकार्नेशन के लिए जो सोल्स आई हुई थी और जो अच्छी थी, उन्हें ये लोग कफन बोलते हैं। और ये कफन शायद इस मॉन्स्टर के पास भी है, इसीलिए ये मन में सोच रही होती है कि उसने भी वही कफन पहना हुआ है और उसके पास भी वही स्पिरिचुअल पावर है। मेरी तलवार हवा में लहरा रही है लेकिन उस पर कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा। यहाँ पर वो मॉन्स्टर हमारी लीडर पर बहुत ही भयानक अटैक करता है जिससे उसके मुंह पर खून निकला था। वहीं लीडर भी उस पर बहुत ही तेजी से अटैक करती है, इस पर उस मॉन्स्टर के भी खून निकला था। मन सोच रही होती है कि उस पर कोई भी असर नहीं हुआ और मैं अपने पाँव भी जमीन पर नहीं रख पा रही हूँ। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? उसकी ताकत और उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और लीडर पर काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहा होता है। यहाँ पर वो मॉन्स्टर खुद को ट्रांसफर कर रहा होता है और ट्रांसफॉर्म करते हुए वो खुद के पंख निकाल लेता है, जिसे देखकर लीडर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रहती है। एंड यहाँ पर वो मॉन्स्टर हमारे लीडर को पकड़ता है और बहुत ही दूर जाकर के फेंक देता है, जिससे लीडर की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है। यहाँ पर वो मॉन्स्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए लीडर पर हमला करके उस पर जैसे ही हमला करने वाला होता है तभी वहाँ पर ली आती है और एक जोर से उसे मारती है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। यहाँ लीडर की हालत बुरी हो चुकी होती है और बोल रही होती है कि क्या तुम्हें किसी से मदद मिली या फिर नहीं, जिस पर वो बोलती है ली कि मैंने एक से कांटेक्ट किया हुआ है और उसके अटैक को डॉच कर रही होती है। यहाँ पर लीडर बोलती है कि तुमने कितने लोगों को फोन किया। यहाँ पर ली उस मॉन्स्टर के हर अटैक को डॉच करते हुए बोल रही होती है कि मैंने एक व्यक्ति को कॉल किया, जल्द ही वो आने वाला है। जिस पर लीडर बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक नॉर्मल आदमी नहीं है, ना ही कोई नॉर्मल मॉन्स्टर है, ये घोस्ट डीमन है और तो और उसके पास कफन भी है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जो तुमने सिर्फ एक ही को बुलाया, हमें कम से कम 2 लेवल के अंडरटेकर की जरूरत है, लेकिन फिर भी तुमने एक ही को बुलाया। तुम पूरी तरीके से बेवकूफ हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या तुम यहीं पर मरना चाहती हो? जिस पर वो हर अटैक को डॉच करते हुए और उस पर एक बहुत ही जोर से अटैक करती है उसके मुंह पर, बोलती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन वो आदमी जो आने वाला है वो बहुत ताकतवर। जिस पर वो बोलती है लीडर की आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? और मनु सोच रही होती है कि क्या वो पहले से भी इतनी ज़्यादा ताकतवर थी लड़ने में? क्या वो हमेशा से इतनी माहिर थी? क्योंकि जो हमारी ली है वो हमारे एमसी की ताकत के बाद काफ़ी ज़्यादा लड़ने में माहिर हो चुकी होती है और उसके हाथ में रिबन देकर लीडर मन में सोच रही होती है कि उसने कफन भी पहन रखा है। क्या किसी सोल ने उसे अपनी ताकत दे दी है? यहाँ पर हमारी ली ने उस मॉन्स्टर की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी कर दी होती है। उस मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो दूर चला जाता है। एंड उसके बाद दूर जाने के बाद से मन में सोच रहा होता है कि फाइनली मैंने खुद को दूर कर लिया है, लेकिन मैं जल्द ही हार नहीं मानने वाला हूँ। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है एंड यहाँ पर चारों तरफ घूमने लग जाता है और यहाँ पर ली मन में सोच रही होती है कि वो मेरे चक्कर क्यों लगा रहा है। तब लीला बोलती है कि सावधान हो जाओ, वो उसकी सबसे खतरनाक स्किल है, वो तुम पर हमला करने वाला है, बचो उससे। यहाँ पर वो डीमन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हमारी ली की तरफ बढ़ जाता है और चारों तरफ से गायब होकर के हमला कर रहा होता है। यहाँ पर ली मन सोच रही होती है कि वो गायब हो गया, आखिर वो कहाँ गया? वो चारों तरफ ली के घूम रहा होता है और ली मनु सोच रही होती है कि एक सिगरेट आर्ट है, मुझे वो दिखाई भी नहीं दे रहा, आखिर वो कहाँ चला गया है। यहाँ वहाँ घूम कर देख रही होती है, लेकिन तभी वो उसके पीछे से हमला कर देता है जिससे वो बच नहीं पाती है ली और थोड़ा सा उसे चोट लग जाती है। यहाँ पर ली मनु सोच रही होती है आखिर वो फिर से कहाँ चला गया, वो फिर से गायब हो जाता है। ली यहाँ चारों तरफ फिर से देखने लग जाती है, लेकिन तभी वो फिर से पीछे से आता है और फिर से ली पर हमला कर देता है। ली मनु सोच रही होती है कि वो मेरे पास ही था, मैं उसे पहचान भी नहीं पा रही हूँ, ना ही देख पा रही हूँ, आखिर ये किस तरह की टेक्निक है। वो फिर से गायब हो चुका है, ये समझ में नहीं आ रहा। वो चारों तरफ देख रही होती है और मन सोच रही होती है आखिर वो इस बार कहाँ जाएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे, मैं उसकी घंटे की आवाज में उलझ गई हूँ, क्या मैं जीत सकती हूँ या फिर नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तभी वहां पर लीडर बोलती है कि तुम्हारा चेहरा, बचो उससे। तभी जैसे ही वो हमला करता है तो वो झुक जाती है और उसके अटैक को डॉच कर लेती है और यहाँ मनु सोच रही होती है कि फाइनली मैंने उसे डॉच कर लिया है। वो पूछती है कि लीडर
आखिर आपको कैसे पता चला? यहाँ पर लीडर बोल रही होती है कि मेरे पास जो स्पिरिचुअल पावर है उसकी वजह से मैं कुछ भी देख सकती हूँ। मेरे पास डिमोनिक आई है जो उस पर निशान छोड़ा हुआ था और जो मारा हुआ था उसकी वजह से मैं उसे आसानी से देख पा रही हूँ। उसकी स्पीड काफी कम हो चुकी है, जल्दी करो। यहाँ पर वो मॉन्स्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करते और ज्यादा स्पिरिचुअल पावर से अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। यहाँ पर लीडर देख रही होती है और मन सोच रही होती है कि मुझे जल्दी करना होगा और बोल रही होती है कि वो मेरी नजर से नहीं बच सकता है, लेकिन इस बार जो उसका हमला है शायद उससे ली ना बच पाए। सो बोलती है कि जैसा मैं कहती हूँ मुझ पर भरोसा करके हमला करो उस पर, जिस पर ली बेवकूफी करती है और बोलती है अपनी आंख बंद करते हुए कि हाँ बिल्कुल ठीक है, अगली बार आप जो बोलने वाली मैं उसका इंस्ट्रक्शन मानूंगी। तो मुझे बताइए कि वो कहाँ से आ रहा है। अब लीडर इस चीज को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज रहती है। मन सोच रही होती है कि क्या वो मुझ पर इतना भरोसा करती है कि उसने आंख ही बंद कर ली है। ऐसी बेवकूफ लड़की तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। वो गुस्सा करते हुए बोलती कि बेवकूफ लड़की, अपनी आंख खुली नहीं रख सकती हो क्या? ये क्या कर रही हो? लड़ाई के दौरान तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? क्या तुम मरना चाहती हो? तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर कौन है? ये घोस्ट डीमन। यहाँ पर बेचारी बोलती कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पर लीडर बोलती है कि अब देखो मैं जो कहती हूँ वही करो। तुमने लगता है कुछ ज्यादा फिल्म देख ली है, असल लड़ाई क्या होती है अब तुम्हें पता चलेगा। जल्दी से अपना धड़ को बचाओ। यहाँ पर जैसे ही हमला करता है ली फिर से डॉज कर लेती है। यहाँ पर लीडर फिर से बोलती है कि अपने पैर को बचाओ, वो डॉज कर लेती है। फिर से अपने धड़ को बचाओ। वो हर बार उस पर लड़ाई करते हुए उस पर एक एक करके हमला करते जा रही होती है, कभी सर कभी पैर तो कभी धड़ कभी पैर कभी सर। फिर से इस तरीके से हमला करते हुए वो उसकी बहुत बुरी हालत कर देती है। यहाँ पर लीडर इंस्ट्रक्शन दिए जा रही है तो बोल रही होती है कि जल्दी से छुटकारा पाओ और उसे खत्म कर दो। यहाँ पर उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत कर दी होती है ली ने। तभी हमें देखा जाता है एक बंदा ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि अरे वाह ये तो खूनी लड़ाई है, लगता है ये लड़ने में काफी ज्यादा माहिर हैं। ये कोई और नहीं होता है बल्कि इसी घोस्ट डीमन का इंस्ट्रक्टर होता है जिसका नाम होता है जीनूची। यहाँ पर ली बहुत ही बुरी तरीके से उस घोस्ट डीमन को मार रही होती है। सो यहाँ पर वो इंस्ट्रक्टर बोलता है लगता है इन दिनों इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, वहां देखने के लिए शायद काफी कुछ है। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो यहाँ पर उसे भेजा हुआ था, शायद मुझे उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये शर्म की बात होगी ये काफी ताकतवर मॉन्स्टर मर जाए, मुझे जल्दी करना होगा। और मैंने सोच रहा होता है मैं उससे डांट भी नहीं खाना चाहता इसलिए जल्दी करना होगा मुझे। यहाँ पर वो नीचे उतरते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पर ली पूछती है आखिर तुम कौन हो? जिस पर इंस्ट्रक्टर बोलती है कि पीछे हटो, ये वही है जिसके बारे में तुम्हें बताया हुआ था, इंस्ट्रक्टर जीनूची। ये काफी ताकतवर घोस्ट डीमन है, यही है जो सारे के सारे घोस्ट को इंस्ट्रक्शन देता है और उन्हें ताकतवर बनाता है। जिस पर वो लीडर बोलता है इंस्ट्रक्टर बोलता है कि वैसे मुझे थोड़ा बहुत शर्म आनी चाहिए उस आदमी को कि उसने तुमसे हार गया, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान देने के लिए थैंक्स। क्या मैं अपने दोस्त को लेकर जा सकता हूँ? जिस पर ली मन सोचती है कि आखिर क्या हुआ उसका। यहाँ पर वो इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है कि क्या वो जो मर चुका है उसके पास एक खास तरह की छुपने की टेक्निक है और सिर्फ उसी के पास है, उसका जो भविष्य है वो काफी ज्यादा उज्जवल है, इसलिए मैं तुमसे एक एहसान मांगता हूँ। लेकिन यहाँ पर लीडर कोई बात नहीं सुनती और उसे एक बहुत ही जोर से हैमर मारती है और बोलती है कि मुझे बकवास नहीं सुनना, तुम जैसे डीमंस को मैं बहुत जल्द खत्म करने वाली हूँ। वो ली को चिल्लाती है कि जल्दी से परेशानी मत खड़ी करो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो और हो सके तो किसी अच्छे इंसान को लेकर के आओ। यहाँ पर वो डीमन अपने हाथ में कोई तालिस्मान लेता और बोलता है कि लगता है तुम सारे के सारे लोग सुधरोगे नहीं, तुम्हें मालूम था लेकिन फिर भी तुम यहाँ मरने के लिए चली आई, तुम कितनी बेवकूफ हो। यहाँ पर तालिस्मान से अटैक करता है जिससे कि लड़की का हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। यहाँ पर वो घोस्ट डीमन बोलता है कि तुम अच्छी तरीके से जानती थी ना तो तुम यहाँ पर क्यों आई। यहाँ पर बेचारी ली काफी ज्यादा हैरान रहती है और बोलती है कि लीडर आपको क्या हुआ। यहाँ पर घोस्ट डीमन बोलता है कि ओ नो बच्चे, लगता है कि तुम्हारे एल्डर के सामने तुम्हारी मौत तुम्हें काफी ज्यादा परेशान कर रही है। ली उस पर बहुत ही जोर से अटैक करती है जिसे वो घोस्ट डीमन काफी आसानी से डॉज कर लेता है और बोलता है कि लगता है कि तुम मुझ पे तुरंत हमला कर रही हो, तुम तो कुछ ज्यादा ही बहादुर निकली, अपनी लीडर के लिए इस तरीके की हरकत कर रही हो। मुझे सचमुच में ऐसे लोगों से बहुत नफरत है। अब देखो मेरी ताकत। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए एक तालिस्मान को क्रिएट करता और अपनी स्पिरिचुअल पावर से पूरा का पूरा एक बवंडर ही क्रिएट कर लेता है। यहाँ पर बेचारी ली उसे सह रही होती है और उसे काफी ज्यादा घायल हो रही होती है। यहाँ वो डीमन हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी ताकत के सामने जीत पाओगी? कैसा है अब तुम्हें हमला कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी परवाह क्यों कर रही हो? फालतू में मत करो पागलों की तरह, तुम्हें इनसे ऐसा ही होना चाहिए। तुम एक इंसान हो और इंसान स्वार्थी और दयनीय होते हैं, तुम्हें भी दूसरों की तरह होनी चाहिए, तुम्हें दूसरों की जान की परवाह नहीं करनी चाहिए, भागो। इंसान बहुत स्वार्थी होता है और तुम्हें भी ऐसा ही होना चाहिए। वो पागलों की तरह हंसे जा रहा होता है और अपने स्पिरिचुअल पावर से एक बवंडर क्रिएट किया जा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस हद तक हमला होने के बाद से वो लगभग या तो मर गई होगी या फिर भाग गई होगी। वो बहुत दयनीय व्यक्ति है, लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है ली भागी नहीं होती बल्कि उसके अटैक को सहते हुए भी वो हमारी लीडर को रक्षा कर रही होती है और वो देख करके काफी ज्यादा सरप्राइज होता है
इतना ज़्यादा अटैक करने के बाद भी ली अभी भी अपनी लीडर की रक्षा कर रही है। सो मन सोच रहा होता है कि आखिर उसने उसकी रक्षा क्यों की, क्या वो पागल हो चुकी है? इतना हमला करने के बाद भी वो उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रही है, भागने की कोशिश नहीं कर रही है। सो पूछता है आखिर तुम उस चीज़ की रक्षा क्यों करी जबकि तुम जानती हो कि वो एक जिंदा लाश से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ली कोई जवाब नहीं देती है, जिस पर वो डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम अपना होश खो बैठी हो, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो एक इंसान हो, आजकल कोई भी ऐसा नहीं करता है। तुम्हें अगर जिंदा रहना तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल कोई भी निस्वार्थ भावना नहीं रखता है, तो फिर तुम क्यों कर रही हो? जिस पर ली बोलती है कि मैं तुम्हें दो बातें बताऊंगी। पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि कोई भी निस्वार्थ नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी को मरता हुआ छोड़ दें, और वैसे भी लोगों की जान बचाने के लिए तुम्हें किसी भी रीजन की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, ये मेरी अपनी है, मैं इसकी जान देकर के बचाऊंगी। यहाँ पर हमारा एमसी पीछे खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा होता है और बोल रही होती है ली कि तुमने पाप किया है, एक बहुत बड़ा पाप, और वो आकर के तुम्हें सजा देगा। वो हमारे एमसी की बात करती जो कि पीछे खड़ा होता है और काफी ज्यादा गुस्से में अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर रहा होता है। और हमारी ली मन सोच रही होती है कि ये बहुत बड़ा पाप है, उसने बेफालतू किसी की जान ली है और वो आता ही होगा। यहाँ हमारा एमसी सोच रहा होता है कि जब कोई भी बहुत दयनीय होकर के मुझे बुलाता है और जब कोई अच्छा इंसान परेशान होता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर हमारे एमसी की ऑरा को वो डीमन भी महसूस कर रहा होता है और काफी ज्यादा डर रहा होता है, वो सांस तक नहीं ले पा रहा होता है। यहाँ पे हमारा एमसी सोच रहा होता है कि तुमने पाप किया है, एक घायल इंसान के शब्द कहे जाने के बाद भी तुमने उसकी परवाह नहीं की, तुमने उसे देखा नहीं। शायद तुम मुझे देख ही नहीं पा रहे हो या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, शायद मुझे देखने की उसे जरूरत ही नहीं है, वह जानता है कि मैं उसके पीछे हूँ। यहाँ हमारा एमसी बहुत ही डेविल टाइप मुझसे देख रहा होता है और उसकी तो जैसे सांस ही अटक चुकी होती है, वो सांस भी नहीं ले रहा होता है बेचारा, एक एक घूंट ले रहा होता है। यहाँ हमारा एमसी सोच रहा होता है अगर वो सांस लेता है तो कंफर्म है कि आज वो मरने वाला है। हमारा एमसी अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर रहा होता है। यहाँ वो डीमन बेचारा पसीने से लथपथ हो रहा होता है और अपने तालिस्मान को पकड़े हुए होता है। हमारा एमसी उसके पास से गुजर जाता है और बोलता है कि अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। वो ली के पास आते हुए बोलता है कि आखिर तुमने क्यों किया बेवकूफ, ये क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो बोलती है कि यू मेरा नेम, ये देखिए मास्टर ये बहुत बुरी हालत में है, मैं तो ठीक हूँ लेकिन लीडर बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसका जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी खत्म हो गया, उसका कफन खत्म हो चुका है, प्लीज़ उसकी रक्षा कीजिए, अगर इसी तरह रहा तो वो मर जाएगी। हमारा एमसी तुरंत उसे टेलीपोर्ट करता है दूसरी दुनिया में और यहाँ पर वो चिल्ला रही होती है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा है ना कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम वहाँ रहो, मैं इसे संभाल लूंगा। यहाँ पर ली की आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। यहाँ हमारा एमसी पोर्टल बंद कर देता है और मन में सोच रहा होता है कि ये बेवकूफ़ लड़की भी ना सच में बहुत कमाल की है। तभी वहाँ पर उसे आता है नोनिम और बोलता है बेवकूफ़, जिस पर हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि हे भगवान तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। यहीं पर हमारे एमसी और नोनिम की नोकझोंक शुरू हो जाती है। हमारा एमसी बोलता है कि जब तुम मेरी तरफ देखते हो और मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों करते हो? जिस पर वो बोलता है नोनिम कि मास्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सब भूल जाइए और होश में आइए। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुम 500 साल तक नरक में चक्की पीसना चाहते हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिस पर वो बोलता है कि मास्टर आप बेवकूफ़ हैं। जिस पर बोलता है कि मैं कितना अच्छा हूँ, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जिस पर नोनिम बोलता है कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है, मैं वापस जा रहा हूँ। यहाँ पर वो डीमन बेचारा एकदम सरप्राइज होते हुए मन सोच रहा होता है कि लगता है ऐसी कोई बात है ही नहीं, मैं फालतू में इतना सोच रहा था, उसने बेफालतू में मुझे परेशान किया तो मैं इसकी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन तभी हमारा एमसी उसे एक बहुत ही जोर से पंच मारता है जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और बोलता है हमारा एमसी कि सांस मत लो, तुम्हारे सांस लेने पर भी ऑक्सीजन बर्बाद होती है, तुम जैसे पापी को सजा मिलनी चाहिए। यहाँ हमारा एमसी की तरफ बढ़ जाता है, वहीं वो डीमन अपने तालिस्मान को निकालते हुए बोलता है कि पागल कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे माफ नहीं किया अब तक का? क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते हो? आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि आखिर माफी मांगने का ये कौन सा तरीका होता है, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हें माफी मांगने का तरीका नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हमारा एमसी अपने हाथ में अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुमने विक्टिम को चोट पहुंचाई है और उसके लिए तुम नीच पापी कमीने, तुम्हें सजा मिलेगी। जिस पर वो डरते हुए बोलता है कि पापी मत बोलो मुझे, मेरी गलती नहीं है। यहाँ पे हमारे एमसी गुस्से में बोलता है कि आज मैं तुम्हारे पाप को जला डालूंगा। दोनों ही आपस में अपने अटैक को
अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ अटैक करते हैं, मगर हमारे एमसी की जो नरक की आग होती है वो उसकी स्पिरिचुअल पावर को दबा रही होती है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, और मानो सोच रहा होता है अपने तलिस्मान को निकालते हुए कि वो पागल कमीना वो इस तरीके से मुझे पीछे ढकेल रहा है, उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर वो दूर भागने लग जाता है और दूर जाते हुए बोलता है कि अब तुम्हारी खैर नहीं। यहाँ पे हमारे एमसी गुस्से में अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे एक जोर से मारता है। एंड यहाँ पे वो डीमन बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेवकूफ़। वो और बहुत सारे तालिस्मान निकालता है और बवंडर क्रिएट करते हुए हमारे एमसी पर अटैक करने लग जाता है। यानी यहाँ पर बोल रहा होता है क्या कि आज तुम्हारी खैर नहीं है, मैंने उसे पकड़ लिया। यहाँ पर वो उसे पकड़ लेता है हमारे एमसी को और एक घेरे में क्रिएट कर लेता है और उसे कैद कर लेता है। यहाँ पर वो काफ़ी खुश होते हुए बोलता है क्या तुम मरोगे, यहाँ पर मैं अंडरवर्ल्ड की किंग को ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद पाप और सज़ा देने वाला कोई कम रह नहीं जाएगा। हमारा एमसी उसके अटैक को सह रहा होता है। यानी यहाँ पर बोल रहा होता है कि तुम जैसा बेवकूफ़ यहाँ पर आया कैसे, मैं तुम्हारे पूरे शरीर को काट डालूंगा। और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक स्वॉर्ड को क्रिएट करके हमारे एमसी पर बहुत ही तेजी से अटैक करता है। हमारे एमसी उसके अटैक को सह रहा होता है। वहीं पर वो डीमन काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है कि आज अंडरवर्ल्ड का किंग मर जाएगा। तुम क्या सोचते हो बेवकूफ, क्या तुम मुझे खत्म कर लोगे? तुम मेरी सील की ताकत को नहीं जानते हो, तुम्हारी नरक की आग मेरी सील को नहीं तोड़ सकती, ये नहीं हो सकता है। वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि बेवकूफ हमारे एमसी को कैद कर चुका होता है। वहीं हमारा एमसी बोलता है कि फक यू बास्टर्ड और काफी तेजी से अपनी स्पेशल पावर को रिलीज करता है, उसके अटैक को नलीफाई करता है और बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतनी स्किल होगी कि तुम मुझे रोक लोगे? तुमने जैसा कि कहा हुआ था कि तुम्हारे इस स्पेशल पावर को मैं खत्म नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, तुम बेवकूफ हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी नरक की आग को तुम खत्म कर सकोगे, ये तो सिर्फ नरक की आग है जो कि मैं तुम्हें खत्म करने के लिए बनाया हूँ, ना कि कोई स्पिरिचुअल पावर मेरी। यहाँ पे वो मन सोच रहा होता है क्या ये कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं, आखिर ये क्या है? यहाँ पे हमारा एमसी अपनी नरक की आग को काफी ज्यादा रिलीज कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये नरक की आग है और नरक की आग पापियों को जलाती है। अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए उसकी तरफ एक पंच लोड करते हुए चला जाता है और बोलता है कि तुमने जितने भी आज तक पाप किए हैं उसकी तुम्हें सजा मिलेगी, अब देखो कि मैं क्या करता हूँ। हमारा एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है, वो डीमन काफी डरा हुआ होता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है अब क्या हुआ, तुमने मुझसे कहा हुआ था ना कि मैं खत्म हो जाऊंगा और आज से बाद दुनिया में पाप और पुण्य जैसा कुछ नहीं रह जाएगा, किसी को सजा नहीं मिलेगी, तुम जैसे पापी क्या पूरी दुनिया में छा जाएंगे? यहाँ हमारा एमसी अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर के साथ उसकी तरफ बढ़ जाता है और उस पर एक अटैक करता है। यहाँ पे वो डीमन सो बोल रहा होता है कि वो नो, ये बहुत बुरी बात है, मेरी सील टूट चुकी है। वो अपनी और स्पेशल पावर को रिलीज करता है और हमारे एमसी के अटैक को नलीफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अटैक काफी ज्यादा भारी होता है और अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर अटैक करता है, लेकिन हमारे एमसी के अटैक के साथ कुछ भी नहीं होता। मन सोच रहा होता है कि बकवास, उसने मेरी स्वॉर्ड को भी काट दिया, आखिर ये क्या है, ये किस तरीके की ताकत है? वो और भी बहुत सारे तालिस्मान को निकालता है और हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। हमारे मन में सोच रहा होता है कि ये क्या है, मुझे और ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना होगा। वो बवंडर क्रिएट करता है और उसके अटैक को नलीफाई करने की कोशिश करता है हमारे एमसी के, लेकिन हमारा एमसी उसे और ज्यादा स्पेशल पावर से अटैक करता है। सो वो दूर भागता है एंड तभी वहां पे हमारा एमसी तुरंत सामने आता है और यहाँ पे वो डीमन पर एक बहुत ही जोर से हमला करता है, जिससे वो डीमन बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है और बोलता है कि यू बास्टर्ड। यहाँ पे हमारा एमसी काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि आज तुम्हारी मौत है और तुम्हारी मौत से तुम्हें बचाने वाला दूसरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। यहाँ पे वो डीमन बोल रहा होता है कि तुम पागल कमीने गए कि क्या तुम मुझे सचमुच में मार डालोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तभी हमारा एमसी उस पर अटैक करता है और वो आग इतनी भयानक होती है कि चारों तरफ फैल रही होती है और वो मन सोच रहा होता है कि ये बहुत गर्म है, मेरा शरीर जल रहा है, मेरा पूरा शरीर लगता है पिघल जाएगा, मुझे जल्दी जल्दी कुछ करना होगा, ये बास्टर्ड कहीं का, आखिर ये है क्या चीज? यहाँ पे हमारा एमसी उसे देख रहा होता है कि वो किस तरीके से जल रहा है एंड यहाँ पर बोल रहा होता है कि क्या हुआ, तुम तो मुझे जलाने की कोशिश कर रहे थे ना, क्या ये जल रहा है, काफी दर्द दे रहा है, क्या तुम्हें राख में बदलना मामूली बात नहीं है, तुम आखिर मार क्यों नहीं रहे हो? तभी वहां पर तुरंत नोनी माता और बोलता है कि मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने रिकार्नेशन के लिए टोल्बो को अपनी पूरी ताकत सौंप दी थी, इसीलिए अब आपके पास कोई भी ताकत या स्वॉर्ड नहीं है। यहाँ पर हमारा एमसी रोता है कि वो नो। यहाँ पर नोनी बताता है कि अगर आप इस तरीके से उसे मारेंगे तो ये खत्म नहीं होने वाला है, बेहतर होगा कि आप उसे नरक में भेज दीजिए, नरक में वैसे भी इंसानों की जगह पर जाने की जगह नहीं है। आप शायद भूल रहे हैं कि हमारे हेल और इंसानों की दुनिया में टाइमलाइन अलग होती है। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। जिस पर वो बोलता है सच में मास्टर आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, वैसे मैंने इंसानों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी आप बहुत बेवकूफ़ हैं। और ये हैरी पॉटर आपने क्यों निकाला है? हमारा एमसी अपनी छड़ी निकालते हुए बोलता है कि मैं खुद इसे सजा दूंगा। यहाँ पे नोनिम बोलता है कि मैं जैसे बुद्धिमान के लिए अब जैसे मास्टर को संभालना बहुत मुश्किल है, मुझे शायद और मजबूत होना हो। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि तुम तो मेरी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? वहीं पे डीमन
डीमन रेंगते हुए मन सोच रहा होता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके भागना होगा। ये डीमन मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा, ये पागल कमीना कहीं का। अगर इसने दोबारा मुझ पर नरक का इस्तेमाल किया तो मेरा शरीर जल जाएगा और मेरे पास एक ही मात्र मौका है, मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से भागना होगा। ये एक मौका है। वो भागने की कोशिश कर रहा होता है। मन सोच रहा होता है कि बहुत डेंजरस है, पागल, में वापस आऊंगा। तभी हमारा एमसी एकदम उसके सामने आ जाता है और बोलता है, क्या कर तुम कहाँ जा रहे हो? वो बेचारा काफी डर जाता है और बोलता है कि ये मेरी गलती नहीं है, मैंने जानबूझ करके नहीं किया, मेरी मजबूरी थी, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे वो अंडरटेकर मारना चाहते थे, इसीलिए मैंने ऐसा किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि क्या ये सच है? वहां पर वो अपने रेंगते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोल रहा था, प्लीज मैं फिर से रिग्रेट करूंगा, अपनी गलती का एहसास करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं रिकार्नेशन करना चाहता हूँ, अब मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि अच्छा, तो लगता है कि मुझे तुम्हें सचमुच में असलियत बतानी होगी। यहाँ पर बोल रहा होता है कि अब मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे छोड़ दो। हमारा एमसी बोलता है कि ओ, क्या तुम सचमुच में सुधरना चाहते हो? तो मैं तुम्हें अपनी अतीत की एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन की बात है जब हेल में एक औरत आई हुई थी जिसने अपना बच्चा खो दिया था। उसने बताया कि जब मुझसे मैंने पूछा तो उसने बताया कि वो राजा की वजह से यहाँ पर आई हुई है। उस महिला ने बताया कि उसकी राजा की वजह से वो यहाँ पर इस हालत में पहुंची हुई है। हमें उस टाइम का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो औरत बोल रही होती है कि मेरा बच्चा मर गया, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। हमारा इंसान सोच रहा होता है कि वो बेवकूफ झूठ बोल रही है और बोलता है कि तुम्हारे बच्चे को किसने मारा? जिस पर लड़की बोलती है कि उस राजा ने युद्ध में और भूखमरी कारण मेरे बच्चे को मार डाला, ये सब उसकी गलती है। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है। यहाँ पर लड़की मन सोच रही होती है कि क्या उसे पता होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। यहाँ पर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि राजा ने तो कोई युद्ध किया ही नहीं है, बल्कि ये औरत ही है जो अपने बच्चे को उबाल कर खा गई है, झूठ बोल रही है। प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता है कि तुम पापी लोग हमेशा से ऐसे ही हो, तुम कभी सुधर ही नहीं सकते हो, तुम पहले पाप करते हो और फिर बाद में तुम्हें सजा जब मिलती है तो तुम गिड़गिड़ाने लग जाते हो। ऐसी स्थिति में तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे मालूम है तुम बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे और चोट पहुंचाओगे, इसीलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, तुम्हें वैसे भी इंसानों से नफरत है। वो हैरी पॉटर को उठाता है और बोलता है कि काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, लेकिन मैं तुम्हें सजा दूंगा। यहाँ पर वो गिड़गिड़ाते हुए बोल रहा होता है, मुझे सचमुच मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो। हमारा एमसी एकदम गुस्से में डेविली टाइप में बोलता है कि मैंने तुम्हारे लोगों के लिए ही नरक बनाया हुआ है। जिस पर वो बोलता है रोते हुए कि तुमने नरक बनाया, आखिर क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन उसके बाद वो एकदम से सरप्राइजिंग रुक जाता है और डीमन की तरह हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ राजा कहीं के, तुम अंडरवर्ल्ड के किंग। वो पागलों की तरह हंसने लग जाता है और बोलता है, तुम अंडरवर्ल्ड के किंग, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो अपनी तालिस्मान को निकालते हुए फिर से हमारे एमसी पर अटैक कर देता है और इस बार वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में अटैक करते हुए हमारे एमसी पर बोलता है कि तुम्हें इस ड्रैगन से कोई नहीं बचा सकता है। यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक ड्रैगन क्रिएट कर लिया है, तुम बहुत निर्दयी हो, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें शर्म तक नहीं आती है कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम रिकार्नेशन चाहते ही नहीं हो। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को हमारे एमसी रिलीज करता है और बोलता है कि तुम पापी कहीं की, तुम बहुत बेशर्म हो, तुम ऐसा करने में भी कोई शर्म नहीं आई, लगता है कि तुम रिकार्नेशन और रिग्रेट दोनों में से कुछ भी नहीं करते हो, मुझे कोई भी ऐसे साइन दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो एक ही बार में अटैक करता है और बोलता है कि पाप करने वाले पापी को सजा मिलनी चाहिए और तुम्हें रिकार्नेशन तुमने खत्म कर दिया, जो तुम्हारा आखिरी मौका था। यहाँ पर हमारे एमसी पर उसकी स्पिरिचुअल पावर से वो मॉन्स्टर हमला कर रहा था। यहाँ पे हमारा एमसी अपने गुस्से में उस पर एक ही अटैक करता है और एक ही स्लैश में उसके अटैक को नलीफाई कर देता है और बोलता है इस स्वॉर्ड को निकालते हुए कि अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ, और एक स्लैश बहुत ही जोर से मारता है जिसकी न केवल उसका अटैक नलीफाई हो जाता है बल्कि इतना तेज से आसमान से रोशनी गिरती है कि वो बंदा पूरी तरीके से जल रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि नहीं रुक जाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ पे हमारा एमसी अपनी स्पिरिचुअल पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा होता है। नो नेम देख रहा होता है, मन सोच रहा होता है कि ये टेक्निक, इसे देखे हुए काफी ज्यादा समय हो गया है, वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भयानक नरक की टेक्निक है जिसे आज तक कोई भी नहीं कर बच सका है, और ये सोल ये अगर इससे अटैक से मरी नहीं तो इसकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। रिकार्नेशन की टेक्निक को इसने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। यहाँ पर उस डीमन की काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है। यहाँ हमारा एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस छड़ी से ही अपनी स्वॉर्ड को क्रिएट करके उस पर मार रहा होता है, लेकिन तभी वो छड़ी टूट जाती है। नोने मन में सोच रहा होता है जैसा कि मुझे उम्मीद थी, वो छड़ी टूट गई। आखिरकार वो एक नॉर्मल पेड़ की लकड़ी थी जिस पर हमारे मास्टर ने अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके एक स्वॉर्ड क्रिएट किया था। वो इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को सह नहीं सकती है। वहीं उस डीमन की बात अगर की जाए तो वो बहुत बुरी हालत में है। इससे भी डरावनी बात वो है कि वो बिना किसी हथियार के ही सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने टॉल्बो को
रिकॉग्निशन के लिए अपनी पूरी हथियार को सौंप दिया था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें उनकी मारने की ताकत बहुत ही ज़्यादा है। वाकई में वो बहुत ताकतवर हैं। यहाँ पर हमारा एएमसी बोलता है कि लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, नो नेम चलो वापस चलते हैं। जिस पर वो बोलता है नो नेम कि हाँ मास्टर, लगता है वो डीमन नरक में जा चुका है। तो हमारा एएमसी बोलता है कि हाँ लगभग मैंने पूरे दिन काम किया है, अब आराम की ज़रूरत है। वो मॉन्स्टर भी खत्म हो चुका है। यहाँ पर हमें सीन शिफ्ट को दिखाता है घर का सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ली को जो कि बोल रही होती है तो तुम्हारे पास कोई घर नहीं है तो तुम यहाँ पर आ चुके हो आराम करने के लिए। जिस पर हमारा एएमसी बोलता है कि हाँ आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, वैसे भी यहाँ तुम्हें अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है। वो अपने घर समझ करके आराम से बैठा हुआ था, पानी पी रहा होता है। यहाँ पर ली बोल रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी इसमें अनकंफर्टेबल होने की क्या बात है, ये मेरा ही घर है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो और तुम यहाँ पर क्यों हो। लेकिन हमारा एएमसी पानी पीते हुए उसकी किसी भी बात को ध्यान नहीं दे रहा होता और बात काफी ज्यादा खुशी से पानी पीते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही कमाल का रिफ्रेशिंग पानी है, बहुत राहत की बात है। यहाँ पर बेचारी ली मैंने सोच रही थी कि मैं एक अकेली लड़की एक लड़की के साथ सो रही हूँ, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या जानबूझ करके ये एक इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा है और मैं उसके सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा बिल्कुल भी नहीं सकती हूँ, मैं थूकना चाहती हूँ। यहाँ पर ली पूछती है कि ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ रहने वाले हो, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी उस बेबी के बारे में क्या, तुम उसके घर में क्यों नहीं रहते हो। जिस पर हमारा एएमसी बोलता है कि मैं अपने कॉमरेड के साथ अब उसके अपार्टमेंट में कैसे रह सकता हूँ, ये तो बहुत शर्मनाक बात है कि मैं इतना बड़ा मास्टर और वो मेरी कॉमरेड, हम दोनों साथ में कैसे रह सकते हैं, हम दोनों में बहुत डिफरेंस है और हम इतने करीब भी नहीं। जिस पर ली मनु सोचती है कि बहुत बेशर्म आदमी है, आखिर ये क्या है, अगर यही सच है तो मैं भी तो इसकी कॉमरेड हूं ना, तो फिर ये मेरे रूममेट में मेरे साथ क्यों है, वो अपना सर पकड़ लेती है और बोलती है तो अगर ऐसी बात है तो अपार्टमेंट में मैं तुम्हारे लिए कमरा ले सकती हूँ क्या। जिस पर हमारा एएमसी बोलता है कि अरे नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पर ली बोलती है कि क्या बकवास कर रहे हो, ये मेरा कमरा है तुम्हारा नहीं। जिस पर हमारा एएमसी बोलता है कि अरे यार तुम इतना नाराज क्यों होती हो, वैसे भी हम साथ में इतना क्लोज हैं। जिस पर बोलती है कि मैंने कहा ना कि ये मेरा कमरा है, बाहर निकलो यहाँ से। यहाँ पर ली बोलती है कि आखिर क्यों, चुप रहो और मेरी बात सुनो। हमारा एएमसी बोलता है कि अगर तुम बच्चों की तरह क्यों चिल्ला रही हो, वैसे भी इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ली बोलती है देखो कान खोलकर मेरी बात सुनो, मुझे प्राइवेसी की जरूरत है, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है, अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं तुम्हारे लिए पास में एक कमरा ढूंढ सकती हूँ। जिस पर हमारा एएमसी बोलता है कि देखो मुझे नहीं पता है कि ये प्राइवेसी क्या होती है, क्योंकि मैं ऐसी कभी परिस्थिति में आया ही नहीं, ऐसी स्थिति में मैं नहीं रह सकता हूँ और ना ही मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, वैसे भी मैं तुमसे एक आदमी को बचाऊंगा, वैसे मुझे माफ करना। इस पर ली बोलती है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जिस पर हमारा एएमसी बोलता है वैसे मैं यहाँ पर रहने की बजाय क्यों ना तुम्हारे पड़ोसियों को उनके पाप की सजा दे दूं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बताओ मुझे तुम्हारे आसपास कौन रहता है। जिस पर ली सरप्राइज होते हुए बोलती है कि क्या ये तुम क्या कह रहे हो। हमारे एएमसी की पुरानी बात याद आती है जहाँ पर वो पापियों को बहुत ही बुरी तरीके से सजा देता है। तो बेचारी बोलती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जिस पर हमारा एएमसी बोलता है कि क्यों, पापियों को सजा देना क्यों बुरा हो सकता है, पापियों को दंड दिया जाना चाहिए। जिस पर ली बोलती है कि ये बिल्कुल ही बेकार तरीका है और वैसे भी ये सामाजिक रूप से अच्छा नहीं है। जिस पर हमारा एएमसी बोलता है कि मैं समाज के कोई नियम नहीं मानता हूँ, तो क्या मैं इसे धीरे धीरे करूँ। जिस पर वो बोलती है कि तुम धीरे धीरे करोगे, बकवास। जिस पर हमारा एएमसी गुस्सा होते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, मैं अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, पापियों को सजा मिलनी चाहिए। जिस पर ली बोलती है कि क्या सचमुच में, तो फिर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये चीज़। बाहर एक बहुत ही बुढ़िया रहती है जो कि बहुत ही बीमार है और बुजुर्ग है, वो एक दिन कूड़ा किनारे फेंकने जा रही थी तो उसने पास में ही फेंक दिया, तो तुम उसे क्या सजा दोगे। जिस पर हमारा एएमसी बोलता है कि क्या बात है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, चलो उसे आग में जाल कर डाल देते हैं। जिस पर ली भड़क जाती है और बोलती है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, बूढ़ों की इज्जत नहीं कर सकते हो, क्या तुम उस बुढ़िया को सिर्फ कचरा फेंकने के लिए आग में जलते हुए बर्तन के साथ डाल देने का सोच रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जिस पर हमारा एएमसी बोलता है कि वो सिर्फ बूढ़ी है तो वो मासूम कैसे हो सकती है। जिस पर ली बोलती है क्या तुम्हें बिल्कुल भी नॉनसेंस जैसी चीज शर्म नहीं आती है, क्या तुम्हारे पास विनम्रता नाम की चीज नहीं है। जिस पर हमारा एएमसी बोलता है कि तुम आखिर किस बारे में बात कर रही हो, अगर ऐसी ही बात है तो मैं उससे बहुत बड़ा हूँ उम्र में। जिस पर ली बोलती है कि फिर भी उसे बहुत सीरियस बीमारी है, हमें बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती। जिस पर हमारा एएमसी और चिल्लाने लग जाता है कि क्या तुम बकवास कर रही
हो, बीमार होने से उसके अपराधी होने का क्या पता है। जिस पर ली बोलती है कि मेरा मतलब है कि वो बहुत सीरियस है। जिस पर हमारा एमसी और कुत्ते और बिल्लियों की तरह चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि नहीं, उसे सजा मिलनी चाहिए। जिस पर वो बोलती है कि ये अनैतिक है, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर हमारा जो नोनेम होता है वो इन सब चीज़ों को मज़े लेकर देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि क्या कुत्ते और बिल्ली लड़ रहे हैं और हम भी ज़रा मज़ा ले रहे होते हैं। ली थक जाती है और बोलती है कि क्या बकवास है, ये बहुत ज़िद्दी है, तुम नहीं समझोगे, चलो छोड़ो। तभी वह नोनिम पूछता है कि क्या तुम पानी पियोगी। जिस पर बोलती है कि हाँ थैंक यू सो मच, वैसे भी मैं किसी को बिना किसी कारण की मजबूर नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं उसे क्या समस्या है, लेकिन तभी वो पानी देखती है तो पानी कुछ ज्यादा ही नीला होता है। वो सरप्राइज होते हुए मन में सोचती है कि आखिर ये पानी इतना नीला नीला क्यों है, इसके साथ क्या समस्या है। सो वो पूछता है कि यू मैं रानी, मुझे बताओ कि ये पानी तुम्हें कहाँ से मिला। जिस पर वो बोलता है कि क्यों, क्या तुम इस पे भी मुझ पर लड़ना चाहती है। जिस पर वो बोलती है कि जल्दी बताओ मुझे कहाँ से मिला। नोनेम बोलता है कि ये हमें अंदर जो कुआं था उससे मिला। यहाँ पर ली सरप्राइज होते हुए मन सोचती है कि कुआं, यहाँ कुआं कहाँ से आया। जिस पर वो बोलता है कि हाँ कुआं। बेचारी सरप्राइज रहते हुए मन सोचती है कि कहीं ये उसकी बात तो नहीं कर रहा है। सो हमारा एमसी बोलता है कि क्या दुनिया है, दुनिया बहुत बेहतर हो गई है, यहाँ पर तो कुएं भी हैं जो घर पर हैं। यहाँ पर वो भागते भागते जा रही होती है और मन सोचती जा रही होती है नीला पानी, ऐसा नहीं हो सकता है, कुआं बिल्कुल भी नहीं, कहीं ये वो कोई और नहीं बल्कि टॉयलेट का पानी होता है। जिसे देखने के बाद वो और भी ज़्यादा तेज से चिल्लाती है। तो वहाँ हमारा एमसी आता है। यहाँ पर वो बोलती है कि कहीं ये कुआं वो तो नहीं। जिस पर हमारा एमसी ब्लश करते हुए बोलता है कि हाँ बहुत ही बढ़िया पानी है इसका। यहाँ पर ली और तेज से चिल्लाती है और उसे जरा से इशारे इशारे कर करके समझाने लग जाती है। हमारा एमसी सरप्राइज होता है। यहाँ पर ली और उसे बताती है कि उसके अलावा उसमें वो भी किया जाता है, यानी कि शूज और पॉटी। अब हमारा एमसी और सरप्राइज होता है और सरप्राइज होते ही दोनों को उल्टी आने लग जाती है। यहाँ पर थोड़ा देर बाद सीन दिखाया जाता है हमारे एमसी का, जो कि बहुत ही फूट फूट कर रो रहा होता है। एंड वहीं पर हमारी आती है ली और पूछती है कि क्या तुम अभी भी रो रहे हो। वो उसे एक बॉटल का पानी लाकर देती है और बोलती है कि लगता है कि तुम्हें किसी चीज़ की आदत नहीं है, जब तक तुम्हें आदत नहीं पड़ जाती है मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, चलो साथ में रहते हैं। हमारे एमसी सरप्राइज होता है। एंड यहाँ पर वो बोलती है कि अच्छा मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, वैसे भी ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये सिर्फ काम के लिए है, ठीक है तब चलते हैं। इसके बदले में अगर तुम चाहो तो मेरा वेतन दुगना कर सकते हो। हमारा एमसी से देख रहा होता मन सोच रहा होता है कि अगले जन्म में मैं इंसान के रूप में जन्म लेना चाहती हूँ। उसे अपनी एक फ्लैशबैक गर्लफ्रेंड की याद आ रही होती है जो कि बिल्कुल हमारी ली जैसी दिखाई देती है। तो हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुम उसका अवतार हो। जिस पर वो बोलती है कि क्या कहा, आई एम सॉरी मैं समझी नहीं। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुम किसी वंशज हो उसकी और तुमने अवतार लिया है दोबारा क्योंकि तुम इंसान बनना चाहती थी। यहाँ पर बेचारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और पूछती है कि ईश्वर के अवतार से क्या मतलब है। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो कांग्रीम हेल में एक लड़की थी जो हमारे एमसी के साथ काम करती थी। नोनिम बोलता है कि मास्टर क्या आप फिर से शुरू हो गए हैं, क्या आपको लोगों का चेहरा याद रखने में दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है, ये वो नहीं है, क्या आपको जीव और कांग्रीम में समझ में नहीं आता। हमारा एमसी बोलता है लेकिन वो बिल्कुल कांग्रीम की तरह ही दिखाई देती है और ऐसा लगता है जैसे कि उसका पूरा जन्म हो। जिस पर नोनिम बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल अलग दिखाई देती है। हमारा एमसी बोलता है कि क्या ये सच में सच है। जिस पर वो बोलता है कि हाँ, क्या आप उसकी आवाज़ से भी नहीं पहचान सकते। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तभी इन्होंने बोलता है कि देखिए मास्टर ऐसा नहीं हो सकता है, वो व्यक्ति जीवू है। कांग्रीम बहुत ताकतवर थी और भविष्य में हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे, इसीलिए प्लीज उसका नाम और चेहरा याद रखिएगा। हमारा नोनिम मन में सोच रहा होता है कि कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है कि एक किंग होकर के भी वो ऐसे हैं। यहीं पर ली मन में सोच रही थी मुझे लगता है कि वो मुझ पर नोनिम जब से ध्यान दे रहा है। वो दोनों बहुत अजीब और गुस्सैल है लेकिन दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है लेकिन तुम ये कैसे कंफर्म कर सकते हो कि कांग्रीम नहीं है। जिस पर नोनिम बोलता है कि ये स्पष्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये उससे कहीं बेहतर है क्योंकि जो कांग्रीम थी वो बहुत ग्लैमर थी लेकिन जो जून है वो बिल्कुल भी ग्लैमर नहीं है। वहीं पर जो हमारी ली होती है वो अपनी बॉटल को सीधा पकड़ने के बाद उल्टा पकड़ लेती है। तो हमारा एमसी पूछता है कि तुम बॉटल को उल्टा क्यों पकड़ी हुई हो, क्योंकि तारीफ करते वक्त हमारी जो ली थी वो काफी खुश थी लेकिन नोनिम ने जब बेइज्जती की तो वो उसके बाद उसे बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई
कर रही होती है और चिल्ला रहा होता है नो नेम कि प्लीज मास्टर मुझे बचाइए, ये मुझे मार रही है मास्टर। सीन शिफ्ट होता है, हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली बोल रही होती है कि मैंने बहुत स्वादिष्ट खाना खाया है, ओ मैं बर्तन काल धोने वाली, मैं बहुत थक चुकी हूँ। यहाँ पे हमारे एमसी बिस्तर पर नीचे पड़ा हुआ होता है और बोल रहा होता है कि ये तो बहुत नरम है, ये तो स्वर्ग जैसा है। जिस पर नोनी बोलता है कि हाँ शायद ये हमारे नरक से बहुत बेहतर है, वहाँ सोने के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं, इतना अच्छा खाना नहीं था। हमारा एमसी बोलता है कि हाँ आजकल के लोग कितने अच्छे हैं, मुझे जलन हो रही है। वहीं पर ली उठती है और पूछती है कि क्या तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ हेल में इतनी सुविधाएं नहीं हैं और यहाँ बहुत सारी ये नरम बिस्तर और जो पहले तुमने खाना पकाया था वो भी बहुत अच्छा था। नोनी पूछता है कि वैसे वो लाल सूप क्या था, उसका नाम क्या था। दोनों मिलकर बोलते हैं कि मिस्टर किम सूप। अब बेचारी मिस्टर किम सूप नाम सुन करके उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वहीं हमारा एमसी और नोनिम अपनी ही इमेजिनेशन में एक व्यक्ति को पका करके खाने की बात कर रहे होते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं है कि इंसान इस तरह का खाना खाते हैं, वैसे इंसान को पकाकर खाना बहुत अच्छा है ना। वैसे ये कितना अच्छा है कि किसी इंसान को दुख देकर के पकाकर खाया जाए, खास करके वो रेड सूप, है ना। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं मगर ली को बेचारी को काफ़ी सरप्राइजिंग लग रहा होता है। दोनों बोल रहे होते हैं कि वो मांस का स्वाद बहुत अच्छा था, क्या हम मिस्टर किम का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पर वो नोनिम बोलता है कि बिल्कुल नहीं। बेचारी ली मन सोच रही होती है कि मिस्टर किम नहीं बल्कि किमची सूप था वो, और उसे किसी इंसान ने बनाया था, ना कि किसी इंसान को उसमें बनाकर डालकर खाना होता है। यहाँ वो बोल रहे होते हैं कि मैं उसे फिर से खाना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ पर दोनों के दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं मगर ली तो एकदम सरप्राइज होती है और मन में सोच रही होती है कि इन दोनों से निपटना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ये एक बहुत बड़ा झंझट है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ इन दोनों को। यहाँ दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं तब उन दोनों को ट्रिगर्ड होता है और दोनों आते हैं ली के पास और बोलता है हमारा एमसी कि आज तुमने बहुत मेहनत की है तो क्यों ना तुम आराम करो जल्दी से। इन्होंने बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, वैसे भी अब हम तुम्हें आराम करने के लिए बोला। जिस पर ली पूछती है कि लेकिन मैं इतना जल्दी क्यों, मैं बहुत घबराई हुई हूँ। उसे सुला देते हैं एंड उसके बाद चुपके जाने लग जाते हैं। तभी ली बोलती है कि 1 मिनट मास्टर, ज़रा मुझे ये बताइए क्या सीक्रेट तरीके से आप उस मांस को खाना चाहते हैं, वैसे मैं आपको वो खाने के लिए नहीं दे सकती हूँ। जिस पर थोड़ा देर के लिए वो सरप्राइज रहते हैं, उसके बाद गुस्सा करने लग जाते हैं। वहीं ली बोलती है क्या तुम सचमुच में ऐसा करने वाले थे, तुम्हें शर्म नहीं आती हुई ऐसे करते हुए। वो अपनी आंख खोलती है और बोलती है कि देखो मुझे इस तरीके से तो नींद नहीं आने वाली, ना ही मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ। वो ऊपर देख रही होती है और मन सोच रही होती है कि आज के दिन में बहुत कुछ घटित हुआ। आज मैं मास्टर यूमेरा नेम से मिली जो कि हेल ऑफ किंग है। उसके अलावा मैं एक दूसरी दुनिया में भी गई और अब मैं वहाँ पर काम कर रही हूँ। उसके अलावा मैं बेबी से मिली और ना जाने मैंने एक दुश्मन को घोस्ट को भी खत्म किया। मैंने ना जाने कितनी चीजें की आज और बहुत सी चीजें हुई और बहुत ही कमाल की चीजें हुई। यहाँ तक कि मैंने मास्टर मेरी लीडर दोनों को लड़ते हुए देखा। मैं अपनी लीडर को अपनी दुनिया में ले गई और उन्हें ठीक किया। बहुत सी चीजें हुई आज, काफ़ी अच्छी दिन था आज। मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ और मुझे घाव भी काफ़ी ज़्यादा भर गया है। लेकिन क्या वहाँ जाने पर एक बार डाकर के ही सिर्फ ठीक किया जा सकता है किसी के घाव को। सो हमारी ली पूछती है कि माफ़ करना ये मेरा नहीं, मेरे पास एक सवाल है। जिस पर वो बोलता है कि क्या सवाल है। जिस पर वो बोलती है कि क्या जब हम अपनी दुनिया में जाते हैं तो किसी इंसान को जो कि घायल हो उसे लेके जाने पर क्या सिर्फ पहली बार में ही उसका घाव भरेगा, दूसरी बार लेके जाने पर उसका घाव नहीं भर सकता है। जिस पर नोनी बोलता है कि इंसान काफ़ी समझदार हैं। हाँ ये बिल्कुल सही है, हालांकि सिर्फ मरे हुए लोगों को छोड़ करके बाकी कोई भी जाए तो ठीक हो सकता है। जिस पर पूछती है तो क्या मैं आपके साथ और काम कर सकती हूँ, क्या किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकती हूँ जो मर चुका हो। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुम किसी मरे हुए व्यक्ति से मिलना चाहती हो। जिस पर वो बोलती हुई कि हाँ मैं अपने मॉम डैड से मिलना चाहती हूँ जो मर चुके हैं। आई एम सॉरी लेकिन मुझे माफ़ करना, क्या हम उससे मिल सकते हैं। जिस पर नोनी बोलता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि लेकिन क्यों। नोनी बोलता है कि तुम एक इंसान हो और तुम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। मरे हुए इंसान से मिलना हेल ऑफ किंग का काम है, ना कि तुम्हारा। तभी हमारा एमसी उसे एक जोर से मारता है। जिस पर फिर से ली चिल्लाती है और बोलती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम सीधे नहीं रह सकते हो, अचानक तुमने उसे क्यों मार दिया। नोनी बेचारा बेहोश हो चुका होता है। तो हमारा एमसी बोलता है कि चुप रहो, नोनी सो गया है, अगर तुम चिल्लाओगे तो जाग जाएगा। तो वो बोलती है कि क्या तुम्हारे सुलाने का ये तरीका होता है, ये कौन सा तरीका है। वो उसे उठाकर गोद में देख रही होती है कि ओ नो वो सांस नहीं ले रहा है, उसकी सोल बाहर निकल रही है, ये क्या हो रहा है। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि उसने किसी को खोने का अनुभव किया है और ख़ास तौर पर जब कोई इंसान एक बार अपने माँ बाप को या किसी भी अपने खास इंसान को खो देता है तो वो दोबारा किसी को खोना नहीं चाहता। शायद इसीलिए वो दोबारा किसी को खोने के लिए, ना चाहने के लिए इसी की इतनी परवाह करती है। शायद उसके लिए एक बार खोना ही बहुत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। चलो उसका इस भ्रम को रोकने के लिए एक बार कोशिश की जा सकती
सकती है। तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बार कोशिश करूंगा, हमारे लिए सरप्राइज रहती है। हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हारा हृदय बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम दिल के साफ हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक बार तुम्हारे मॉम डैड से ज़रूर मिलाना चाहूँगा। ठीक है, तुम चाहो तो एक बार टियोल्बो से मिलने के बाद से तुम हमारे मॉम डैड को देख सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें टियोल्बो को खोजना होगा। उसके बाद तुम्हारे माँ बाप से मिलवा दूंगा। जिस पर वो सरप्राइज रहती है एंड यहाँ पर बोलती है क्या तुम सच में ऐसा करने वाला हो? जिस पर वो बोलता है हमारा एमसी की हाँ। जिस पर ली बोलती है तुमने वादा किया है, तुम इसे बदल नहीं सकते, अगर तुम इसे वापस लेते हो तो तुम नरक में जाओगे। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसकी सोल को पकड़ के खेल रही होती है। नो नेम की यहाँ पे हमारा एमसी मन सोच रहा होता है वो उसकी सोल है। सचमुच में ये लड़की बहुत अच्छी है और बहुत ही नेक दिल की है। टियोल्बो, हम जल्दी मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोल रहा होता है तो तुम जो कहना चाहते हो ज़रा दोबारा बोलो। ये वही बंदा होता है, वो इंस्ट्रक्टर, ये उसका ओरिजिनल बॉडी होती है, वो उसकी सोल का एक टुकड़ा था। तो यहाँ पर वो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि मेरा जो ओरिजिनल पर्सनालिटी थी वो दूसरा पर्सनालिटी मेरी मर चुकी है। ऐसा लगता है कि मेरी सोल को किसी ने ख़त्म कर दिया है, शायद उसने जानबूझ करके किसी ने इस पर इंटरफेयर किया है ताकि वो हमारे काम में टांग अड़ा सके। मेरी सोल बोनसाई पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और ये जो टेक्निक थी इसे सोल बोनसाई कहा जाता है। और ये टेक्निक मुझे कोई शक नहीं है, शायद यू मेरा नेम नीचे धरती पर उतर चुका है। मास्टर, हमें जल्दी करना होगा। हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि गॉड जैसा लग रहा होता है एंड यहाँ पर वो सर्वेंट बोल रहा होता है यानी कि वो इंस्ट्रक्टर कि थियोल्बो मास्टर। तो हमें इस गॉड का नाम पता चलता है कि इसका नाम थियोल्बो है एंड यहाँ पर थियोल्बो बोल रहा होता है कि ठीक है तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल करता हूँ। हमें इसके शरीर में बहुत सारे पंछी उड़ते हुए दिखाई देते हैं और बहुत सारी दुनिया दिखाई देती है मगर इसका चेहरा दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये बहुत पावरफुल गॉड है, नुमेरा नेम से ज़्यादा ताकतवर। यहाँ पर वो सर्वेंट बोलता है कि अगर आप फिर से मुझे कई सारे सोल आर्मी दे दें तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ, शायद ये बहुत बेहतर होगा। जिस पर वो उसे एक ही बार में ख़त्म करने लग जाता है और थोड़ी ही देर में उस बंदे को वहीं पर ख़त्म कर देता है और बोलता है कि बहुत ही बेकार इंसान हो तुम, तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तुम्हारे जैसे इंसान का होना यहाँ पर बेकार है। और वो उसे एक पिल में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद किसी को बुलाता है और बोलता है कि गोनबू जल्दी आओ, हमारे काम में कोई टांग अड़ा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके उसे पकड़ो और जा करके सोल आर्मी ले जाओ। वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है कि ठीक है मास्टर। यहाँ पर वो बोलता है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ लेकिन ये मेरा नेम मेरे रास्ते में आ रहा है, जाओ, हमारे प्लान को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, सोच सके तो सोल की आर्मी ले जा करके उसे ज़रा पकड़ लाओ। यहाँ पर वो बंदा बोलता है कि यस मास्टर, ये कोई और नहीं होता है बल्कि स्वॉर्ड मास्टर ग्योनबू होता है, जो कि बोलता है कि जैसा कि आपने कहा हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली बोलती है कि हाँ ये लो हमें ये खरीदना है। तभी उसे है कॉल आता है बेबी का, जो कि बोलती है कि हेलो। सो वो बोलती है कि हेलो बेबी कैसी हो? जिस पर बेबी बोलती है कि मैं यू मेरा नेम से कांटेक्ट करना चाहती हूँ। जिस पर बोलती है कि हाँ वो यही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाहर एक कुत्ता भौंक रहा होता है तो हमारे दरवाजा खोल करके उसे गरियाने लग जाता है, क्या कर तुम ये क्या कर रहे हो? तभी हमारे बेबी को दिखाया जाता है जो कि ये सारी बातें सुन रही होती है कि यू मेरा नेम नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि वो कुत्ता भौंक रहा है, रुको मैं उसे सबक सिखाऊंगा, वो पापी है। यहाँ पर बेबी बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कुछ चीजें हो रही हैं। वो आवाजें सुन रही होती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो एक सफेद पिल्ला है, तुम ये क्या कर? जिस पर वो बोलता है कि मैं उसे काटूंगा उस कुत्ते को। जिस पर वो बोलती है ली कि मैं तुम्हें मारूंगी। यहाँ पर बेबी बोल रही होती है कि यू मेरा नेम मास्टर, मैं आपको अपनी अगली डेस्टिनेशन बताना चाहती थी लेकिन लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही बिजी हैं, प्लीज हो सके तो आज काम पर मत जाइएगा। और मैं ली से भी उम्मीद करती हूँ कि वो काम पर ना जाकर के यू मेरा नेम की मदद करे। जीवू, तुम जितना जल्दी हो सके अपना काम खत्म करना। सीन शिफ्ट होता है ली को दिखाया तो कि बोल रही होती है कि चलो जल्दी जाकर कुछ कपड़े खरीदते हैं, उसने ऐसा कहा हुआ है ना तो चलो तुम्हारे लिए कपड़े खरीदते हैं। यहाँ हमारे एमसी ने नए कपड़े पहने हुए होते हैं और बोल रहा होता है कि ये क्या है, ये तो काफ़ी अच्छे और कंफर्टेबल है, ये बहुत आरामदायक है, तुम इंसान तो कमाल के हो। यहाँ पर ली बोलती है वैसे तुम्हारी जो अगली डेस्टिनेशन है वो एक डिपार्टमेंट स्टोर है, तो चलो जल्दी चलते हैं। यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि चलो देखते हैं कि अगली बार हमारी जांच कहाँ पर है। वो एक कागज निकलता है जिस पर वो पूछती है कि आखिर ये कागज क्या है। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि बस ऐसे ही। जिस पर ली पूछती है कि आखिर इसके पीछे भी लिखा हुआ है, क्या ये उस बेबी ने कंट्रोल किया हुआ है कागज को, क्या उसने बनाया है? वो तो बहुत ही कमाल की है, उसने अच्छी तरीके से इसे बनाया हुआ। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि कुछ और नहीं बल्कि इसमें एक अच्छी चीजें लिखी हुई है, जैसे कि लोग कौन से अच्छे काम करने चाहिए जिससे उसे नरक ना जाना पड़े। जिस पर पूछती है कि आखिर ये कागज है किस
सवाल, जिस पर हमारा आंसर बोलता है कि बस ये साधारण किताब से लिया गया कागज है जहाँ पर लोगों की जन्म मरण की तारीख लिखी होती है। अब इस बात को सुनने के बाद से वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि और कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि हे भगवान, क्या तुम पागल हो? अगर कोई उसे देख लेगा और पढ़ लेगा तो क्या होगा? जिस पर हमारा आंसर बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? एक कागज के टुकड़े को कोई भी ऐसे नहीं पकड़ सकता। जिस पर बोलता है सच में पागल हो रही हो, तुम लोगों को इस तरीके से दिखा कैसे सकती हो? जिस पर हमारा आंसर बोलता है कि फिक्र मत करो, कोई और इसे नहीं पढ़ सकता है। तब ये बोलता है खैर कोई बात नहीं, सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना होगा फॉरवेंट पे, और यहाँ हमें सोसाइटी सील पर दिखाई देगा, हमें इसे पकड़ना होगा। यहाँ पर बोलती है कि ठीक है, लेकिन ये है क्या? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। जिस पर अमली बोलती है कि क्या बकवास कर रहे हो? फिर से वो आवाज, अजीब सी आवाज, क्या वो एक सेलिब्रिटी है? क्या तुम पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कर सकते हो? क्या आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि दरअसल वो एक राशि चिन्ह है और वो एक लड़की है और उस राशि चिन्ह का नाम है आई, जिसका राशि चिन्ह है एक सुअर। सो हम उसे पिग बुलाते हैं। सो वो इस दुनिया में आकर के एक फैमिली को ढूंढ रही होती है और फैमिली के रूप में काम कर रही थी, क्योंकि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। यहाँ पर उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी है और मुझे उसी को प्रवेश करने के लिए, उसे वापस अपनी दुनिया में शामिल होने के लिए बुलाना है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है एक लड़की जो कि भाग रही होती है। वहीं नरेशन वॉइस में हमारे एनसी बता रहा होता है कि वो एक सेलिब्रिटी है जो कि काफ़ी अच्छी है और हाँ, उसे यहाँ पर आए हुए काफ़ी वक्त भी हो चुका है। उसने एक फैमिली भी ढूंढ ली है और वो यहाँ शेड्यूल के कारण काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है, इसलिए वो राशि चक्र से अलग हो चुकी है। पर हमें बाय को दिखाया जाता है जो कि राशि चिन्ह सुअर है। हमारे एमसी को ऐसे ही 12 राशि चिन्ह ढूंढने हैं। यहाँ पर बेचारी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है और उल्टियाँ कर रही होती है एंड यहाँ पर अपने टाइम और शेड्यूल को देख रही होती है। तो वो मैनेजर को कॉल करती है। तो उसकी मैनेजर बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा हुआ था ना शूटिंग के दौरान मत खाओ, तुमने उल्टी कर दिया ना। बेवकूफ़ कहीं की, खाते रहो और खाते रहो, बस तुम एक दिन मर जाओगी। तुम जानती हो मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ। इस पर बोलते हैं कि हाँ, मैंने खाया ही क्या, सब कुछ तो मैंने उल्टी कर दिया बाथरूम में, तो मैंने तो कुछ खा करके भी उगल दिया, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर वो बोलती है कि बेवकूफ़, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी कितनी परवाह कर रही हूँ, फिर भी तुम ऐसी हरकत कर रही हो। जिस पर बोलती है कि हाँ मुझे पता है। यहाँ पर चीनी शिफ्ट को दिखाया जाता है हमें उसी मैनेजर को जो कि हमारी जो बाय होती है उसकी मैनेजर होती है और वो एक सेलिब्रिटी है। सो बोलती है कि ओ क्या तुम ऐसा कर सकती हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सुअर की तरह मत खाते रहा करो। यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था जो कि बोल रहा होता कि क्या मुझे ये कपड़े यहीं पर छोड़ने हैं? जिस पर वो औरत उसे देखती है एंड काफ़ी खुशी से उसे भी देखते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम तो वही हो ना कंपनी के स्टाफ मेंबर, कपड़े यहीं पर रख दो, हम शूटिंग का इंतजार करेंगे। जिस पर वो बंदा बोलता है जाते हुए कि हाँ ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कॉमरेड करेंगे और साथ में काम भी करेंगे। यहाँ पर वो चला जाता है। वहीं पर हमें एक बंदा दिखाया था कि बोल रहा होता है कि उस लड़की ने क्या कहा। सो बोल रही होती है वो औरत कि मुझसे मत पूछो, वो बहुत परेशान करती है, समझ में नहीं आता क्या है क्या कर रही है। आखिर क्या होगा अगर हम वापस से सड़क पर आ गए तो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जिस पर वो बंदा बोलता है कि ओ नो यार, मेरे पैसे फिर से खत्म हो गए हैं, मुझे और बकवास मत सुनो, मुझे 3 नंबर पर दाव लगाना चाहिए था। दरअसल ये दोनों जो बंदे हैं वो बहुत बड़े लालची हैं और जो बाय है उसका फायदा उठा रहे हैं। आदमी जो बिल्कुल काम नहीं करता और पहले गरीब था और उसने बाय को लिया और उसके बाद अमीर हो गया क्योंकि बाय काफी ज्यादा खूबसूरत थी और सेलिब्रिटी बन गई। ये लोग उसका फायदा उठा रहे होते हैं और यहाँ पर बाकायदे आदमी सट्टा लगाता है और कोई काम ना करके बाय के पैसे को खत्म करता है। वहीं ये उसकी जो बीवी है वो किसी काम की नहीं है और यहाँ पर बोल रही होती है क्या तुम खाना खाने जा रहे हो? तभी वहाँ पर आ जाती है बाय। यहाँ पर बंदा बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी महंगी जगह हम चलते हैं, यहाँ मैंने सुना हुआ है कि वहाँ काफ़ी अच्छी महंगी जगह है। सो यहाँ पर उससे बोलता है कि मैंने सुना हुआ है कि तुमने फिर से खाना खाया। जिस पर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस पर बोलता है तुम्हें पता है ना जब तुम खाना ढंग से नहीं खा सकती हो तो तुम क्यों खा रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, वैसे हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, ज़रा इंतज़ार करना। सो बाय बोलती है कि 1 मिनट, क्या आप मेरे लिए वो खाना ला सकते हैं प्लीज़? थोड़ा सा, क्या मैं थोड़ा सा खरीद कर खा सकती हूँ मेरे लिए? जिस पर वो बोलता है कि नहीं। जिस पर बोलती है बाय कि मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ कब से, मैं देख रही हूँ कि फिल्म खत्म होने के बाद जब मैं वापस जाऊंगी तो मैं खा सकती हूँ ना। जिस पर वो औरत बोलती है कि क्या तुम पागल हो गई, फिर से खाने की बात करी? तुम्हें पता है ना कि तुम खाओ नहीं खाने वाली हो, तो फिर तुम बार बार खाने की बात क्यों करती हो? जिस पर वो बोलती है कि प्लीज़ एक बार के लिए। जिस पर वो बंदा घूमता है और बोलता है कि पागलों की तरह खाना बंद करो सुअर कमीनी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तस्वीर लेने के लिए तुम्हारा पतला होना ज़रूरी है। दिन में 2 बार खाना या दिन में 1 बार खाना तुम्हारे लिए काफ़ी है। बेहतर होगा कि तुम अपनी कैलोरीज को कम करो और तुम जानती हो ना जो तुम खाने के लिए मांग रहे हो कितनी
इसमें कितनी कैलोरी है। जिस पर वो बोलती है कि पिछली बार तो मुझे लगभग चक्कर आ गया था और मैं बेहोश हो चुकी थी, बाकी सारे जितनी भी एक्ट्रेस है वो दोपहर को भी खाना खाते हैं प्लीज़। जिस पर वो बंदा एकदम डेविल टाइप बोलता है कि इसलिए तुम कह रही हो कि हम तुम्हें दिन में एक बार खाना देते तो हम बुरे हैं और हम तुम्हारे पैसे का फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस पर वो बाय बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं। जिस पर वो बोलती है कि अगर तुम क्या कहना चाहते हो, क्या हम तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं? सचमुच में ये तो बहुत बुरा है। तुम्हें याद होना चाहिए कि हम पहली बार कब और कैसे मिले थे। तुम बहुत बुरी हालत में थी और भीख मांग रही थी। मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर के आया, तुम्हारी भिखारी जैसी हालत के मैंने तुम्हें कपड़े दिए, खाना दिए, तुम्हें इंसान की तरह रहने के लिए दिया, तुम्हारा साथ दिया, और उसके बाद तुम मुझे इस तरह बोल रही हो। जिस पर बाय बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मेरा मतलब ये नहीं था। जिस पर बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि मैं बहुत ही कच्चे दिल का इंसान हूँ और तुम्हें भी मेरी भावनाओं को थोड़ा एहसास होना चाहिए। जिस पर बाय बोलती है कि ओके मैं समझ गई। जिस पर वो बंदा बोलता है कि हम एक परिवार हैं, तुम्हें मालूम है ना, और हम सबसे अपना सबसे अच्छा कर रहे हैं। जिस पर बाय काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो एक परिवार कब से पाना चाहती है। सो मन सोच रही होती है कि फैमिली। यहाँ पर वो बंदा बोलता है कि ठीक है तो हम कुछ खाने जा रहे हैं, हमने तुम्हारी जो ड्रेस है वो उधार पर ली हुई है, इसे पहनते समय गंदा मत करना, चलो अब जल्दी से। वो जाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि वो कितनी बेवकूफ़ है, गूंगी कुतिया है। जिस पर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा, वो एकदम बेवकूफ़ है। यहाँ बाय काफ़ी खुश होती है और कूदते हुए जा रही होती है, मन सोच रही होती है कि एक फैमिली, मेरे पास भी एक फैमिली है, मैं काफ़ी खुश हूँ इस बात से। तभी वहाँ पर कोई आता है और बोलता है कि ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, इट्स अ डेंजरस। क्या इंसान किसी राशि चक्र के साथ इस तरीके का व्यवहार करता है? इंसान होकर के भी वो जानवर जैसे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राशि चक्र बाय, मैं तुम्हें अपने परिवार में वापस लेने आया हूँ, अपना सामान पैक करो और चलो। त्योल वो नीम तुम्हें बुला रहे हैं, जितना जल्दी हो सके तुम्हें यहाँ से पैक करके चलना होगा। यहाँ पर वो बोलती है कि क्या कहा आपने, लेकिन त्योल वो मास्टर ने पहले ही हमें अवेडन कर दिया था, हमें छोड़ दिया था, हम सारे के सारे राशि चक्र को, तब हम चारों तरफ भटकते हुए यहाँ पर भटक रहे हैं, तो फिर आखिर क्यों वापस से परिवार इकट्ठा कर रहे हैं? जिस पर वो बोलता है कि त्योन वो तुम्हें बुला रहे हैं, जाने की तैयारी कर। जिस पर वो बोलते हैं कि एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, त्योल वो मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? उसने तो हम सबको छोड़ दिया था ना, हम सभी मर चुके थे, लेकिन फिर भी तुम्हारी वजह से वो आके संदेश क्यों भेज रहे हैं? मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। जिस पर बोलते हैं कि ये सही है कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे साथ इससे कोई समस्या है? मैंने कहा है ना कि हमें चलना होगा, हम तुम्हारा असली परिवार। जिस पर बोलते हैं कि नहीं, मुझे अपने परिवार से पूछना होगा। जिस पर वो बंदा बोलता है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि ये इंसान तुम्हारा असली परिवार नहीं है, तुम एक राशि चक्र हो और तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। जिस पर बोलती है कि क्या तुम्हें कंफर्म नहीं है कि किस तरीके से उन लोगों ने मेरी देखभाल की, और त्योल वो निम, उन्होंने तो मुझे पूरी तरीके से अबैंडन कर दिया था। मुझे यहाँ रहने के लिए कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी उन लोगों ने मुझे रहने के लिए जगह मुहैया कराई, वहाँ पर सब कुछ किया मेरे लिए, वो मेरे लिए उन्हें अपना परिवार करना सबसे सही होगा। जिस पर वो बंदा बोलता है कि मैंने सुना हुआ था कि तुम बेवकूफ़ हो, लेकिन सोचा नहीं था तुम परिवार की लालच में इतनी बड़ी बेवकूफ़ होगी कि तुम्हें यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। अगर वो तुम्हारा परिवार तो क्या किस तरीके से ध्यान रख रहे हैं? इस तरीके से तुम्हारा हाथ देखो, इतना दुबला पतला शरीर। जिस पर बोलती है कि मुझे छोड़ो। वो बोलता है बंदा कि तुम्हारा ख्याल किसने रखा हुआ है? हम लोगों ने। मेरी नज़र में ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं। होश में आ जाओ राशि चक्र, तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारा परिवार हम है, तुम्हारा परिवार वो बेवकूफ़ नहीं है। जिस पर वो बोलती है बाय कि लेकिन तब भी वह मेरा परिवार है अभी के लिए। जिस पर वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें इंसानों पर इतना भरोसा है तो एक बार के लिए मैं उन्हें टेस्ट लेना चाहूँगा और ना टेस्ट देना होगा। चीन शिफ्ट होता है, हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर बंदा बोल रहा है कि मैंने काफ़ी अच्छा खाना खाया। जिस पर वो औरत बोलती है कि हाँ तुम्हें खाना खाने से काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। जिस पर वो बोलता है कि हाँ अब मैं काफ़ी शांत हूँ। तभी वहाँ पर आती है ली और बोलती है कि क्या आप वाइट एंटरटेनमेंट के CEO हैं? मैं आपसे मिलना चाहती थी। जिस पर बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, बताओ क्या बात है, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? जिस पर ली बोलती है कि आप मनोरंजन में हम लोग कम करना चाहते हैं आपका। तभी हमारा हमसे सुसाइड करते हुए बोलता है कि मेरे रास्ते जरा हट जाओ, क्या तुम एक सुअर हो? वो डायरेक्टली ही पूछ लेता है, जिससे प्रो बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी ली उसे फिर से चिल्लाने लग जाती है एक वाइफ की तरह कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरीके से किसी को बोलते हुए? जिस पर हमारा हंसी बोलता है अरे इस बार इसमें क्या गलती हो गई मुझसे, तुम हर बार मुझे चिल्लाती रहती है। जिस पर बोलता है कि ये बहुत बड़ी बदतमीजी है। हमारा हंसी बोलता है कि आखिर मेरे इस सवाल में गलत क्या है, जरा उसकी तरफ ध्यान दो, उसकी बड़ी सी चिकनी तोंद, उसके अलावा उसका चिकना चेहरा, वो बड़ा मोटा पेट, क्या साफ नजर नहीं आता है कि वो भाग्य और धन का प्रतीक है? वही है
राशि चक्र सुअर, मैं कह रहा हूं ना। जिस पर बोलती है क्या तुम ही किस तरीके से इस तरीके से किसी को बोलने में बुरा नहीं लगता है? आखिर तुम किस तरह के इंसान? जिस पर बोलती है कि आखिर मैंने उसे सुअर बोल दिया तो इसमें बुराई क्या है? वाकई में वो एक सुअर की तरह ही दिख रहा है, देखो उसे। यहाँ पर उस बंदे को सुअर सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो गुस्से में पागल होता है। सो बंदा अपनी वाइफ से बोलता है कि क्या कहा उसने अभी? जिस पर वो उसकी वाइफ बोलती है कि वो तुम काफी ज्यादा सुंदर हो इसीलिए वो तुमसे जल रहा है, और वो हंस रही होती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा हंसी आ रही थी और मुझे भी। यहाँ पे हमारा एमसी और ली आपस में काफी ज्यादा लड़े जा रहे होते हैं बिल्ली और कुत्ते की तरह। यहाँ पर बंदा बोल रहा क्या कहा तुमने, चलो जल्दी से। यहाँ पर उसकी वाइफ बोल रही होती क्या तुम दोबारा जेल जाना चाहते हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना एक बार रुक जाओ, हाँ अपने आप पर कंट्रोल करो, देखो शांत हो जाओ एक बार के लिए। अगर तुम दोबारा मारोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तुम कितने ज़्यादा अच्छा खाना खा सकते हो, तुम बहुत लकी हो। यहाँ पर वो बंदा गुस्से में बिल्कुल पागल हो चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है वेटिंग रूम का सीन, जहाँ पर हमारी बैठी हुई होती है बाय, और वो एक टोकन को देख रही होती है। यहाँ पर वो टोकन को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तभी वहाँ पर मैनेजर और आदमी आ जाता है। सो वो पूछती है कि मैनेजर मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे आपसे कुछ कहना है। लेकिन तभी वो उस औरत का चेहरा देखता है। सो उस आदमी ने उस औरत को बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा होता है। यहाँ पर वो पूछती है बाय क्या आखिर आपके चेहरे के साथ क्या हुआ मैनेजर? आपको क्या हो गया है? आपका चेहरा इस तरीके से कैसे है? क्या आप बिल्कुल ठीक है मैनेजर? आपको चोट लगी हुई है? यहाँ पर वो बंदा बोलता है कि मैंने उसे इसीलिए मारा क्योंकि वो इसकी हकदार थी। जिस पर बाय पूछती है कि आपने उसे क्यों मारा सीईओ? क्या आपने मैनेजर को मारा, लेकिन क्यों? जिस पर बंदा बोलता है कि आखिर मैं उसे क्यों ना मारूं, उसने मुझसे साथ मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। जिस पर वो पूछता है कि आखिर ये क्या कह रहे हैं सीईओ मैनेजर, आखिर आपने क्या किया? आपका चेहरा ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरीके से क्यों मारा आपने उसे? तभी वहां पर सीईओ बोलता है कि ये क्या है, ये क्या है आखिर? जिस पर वो बोलती है कि मैं आपको बताती हूँ। लेकिन तभी वो बंदा उसे तोड़ देता है और बोलता है कि तुम बस खाना खाना चाहती हो, क्या तुम यह नहीं कह रही थी कि तुम सुअर की तरह खाना चाहती हो? बेवकूफ कुतिया सुअर कहीं की। बेचारी बाय को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो रोने लग जाती है, और रोते हुए फिर भी उसकी परवाह करते हुए बोलती है कि सीईओ आपको जाना होगा, आपको यहाँ से भागना होगा, ये एक टेस्ट था। वो बुरा आदमी वो मेरे पास उस चीज को लेकर के आया था, आप यहाँ से जाइए, आप आपसे बदल नहीं सकते हैं यहाँ खड़े होकर के, मैं आपको चीजें नहीं समझा सकती हूँ, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए डैड और जाइए। लेकिन तभी वो उसे दूर फेंक देता और बोलता है कि क्या कहा तुमने? बेचारी कुतिया वहीं की, तुम मुझे डैड कह रही हो, तुम मेरी बेटी होने के लायक नहीं हो। यहाँ पर तभी आ जाता है वो आदमी और बोलता है कि ये बिल्कुल सही है, इंसान बहुत ही कमीने होते हैं जैसा कि मुझे उम्मीद थी, तुम्हें उसी तरीके से भागना चाहिए जिस तरीके से तुमने उसके साथ हरकत की है। यहाँ वो बंदा काफ़ी सरप्राइज होता है, मन सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या है। यहाँ पर वो बंदा बोल रहा होता है वो मॉन्स्टर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राशि चक्र के साथ इस तरीके से बदतमीजी करने की। इंसान बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, वो अपनी भावनाओं पर अपना कोई भी कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। तुम्हारी जीभ कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, तुम कुछ ज़्यादा ही कड़वा बोलते हो, चलो तुम्हारी जीभ के साथ तुम्हें भी खत्म कर देते हैं, तुम एक परिवार नहीं। वो उसका मुंह पकड़ता है और बोलता है क्या सिर्फ इसलिए तुम उसका इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि उसके पास थोड़ा पैसा आ गया है और वो यहाँ पर कुछ करने लग गई है ना? इसके अलावा तुम्हारा कोई मतलब नहीं है ना? तुम्हारी स्थिति तो बहुत दयनीय है, आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। बेचारी बाय की हालत तो काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है एंड यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि राशि चक्र पिग, मैं इस आदमी को मार डालूंगा और मारने के बाद तुम्हें अपनी इच्छाएं त्यागनी होंगी और उसके बाद तुम्हें तियोल्बो के पास चलना होगा, यहाँ तक कि पीछे खड़ी हुई इस महिला को भी मैं मार डालूंगा। लेकिन तभी वो देखती कि एक लड़की उसे लेकर जा रही होती है, वो कोई और नहीं बल्कि ली होती है, जो बोल रही होती है कि मैंने वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था, अब आगे पता नहीं मुझे क्या होगा। जिस पर वो बंदा सामने देखता है सो वहाँ पर हमारा एमसी भी बाइक को उठा कर लेके जा रहा होता है एंड यहाँ पर बोल रहा होता है कि बेवकूफ़, ऐसा सवाल पूछने की ज़रूरत ही क्या है, विक्टिम्स को वैसे भी हमेशा बचाया जाना चाहिए और जितने भी पीड़ित हैं और जिन्हें सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें सज़ा देनी चाहिए। यहाँ पर वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? दरअसल इसका नाम इवान होता है। यहाँ पर हमारे एमसी को गुस्सा आता है मगर वो कुछ नहीं कर सकता और बोलता है कि हम बस अलग करने की कोशिश कर रहे हैं एंड यहाँ पर भागने लग जाते हैं दोनों। यहाँ पर ली पूछती है कि जिसे पकड़ा गया है उस व्यक्ति का क्या होगा? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि कुछ नहीं होगा, वो गंदा कचरा कहीं का, उसे सज़ा मिलेगी, जैसा उसने किया है वैसे सज़ा मिलेगी। जिस पर वो बंदा बोलता है इवान कि तुम कमीने कहीं के, तुम अभी इसे नीचे रख दो वरना मैं इसी जान ले लूंगा। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि नहीं रखूंगा, तुम जो करना है कर लो, मैं पहले उसे नीचे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर इवान बोलता है अगर मैं तुम्हें पकड़ लूँ तो तुम भाग नहीं पाओगे, यहाँ आओ। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि मैं वहाँ हूँ और अगर तुम मुझे पकड़ लोगे तो तुम मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगे, तुम बेवकूफ़ हो। जिस पर उसे गुस्सा आता है और बोलता है कि बास्टर्ड कमीने कहीं के। हमारा एमसी वन सोच रहा होता है कि वो मुझे गाली दे रहा है लेकिन फिलहाल इस टाइम पर मुझे अपने आप को संभालना होगा, मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं कर सकता हूँ।
वरना दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर वो बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पर मन सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है जैसे वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है। मैं गुस्सा होने का नाटक कर रहा था, लेकिन मुझे अपने आप पर संयम रखना होगा, समाधान ढूंढना होगा। जब तक मैंने इसे पकड़ा हुआ है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है, मैंने इस लड़की को अभी तक क्यों पकड़ा हुआ है। मैं जल्दी से जल्दी इस पिक को छुपा करके उससे लड़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर लड़ूंगा तो निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी। तभी वो बंदा उसके पीछे आता है इवाना और बोलता है कि यू बास्टर्ड। तभी हमारा एमसी बोलता है कि पिक जल्दी से जाग जाओ, और वो उसे डॉच कर लेता है। यानी यहाँ पर वो बोल रहा होता है, हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मुझे जल्दी करना होगा। किसी भी नुकसान से बचते हुए मैं यहाँ पर लड़ नहीं सकता हूँ इससे। अगर मैंने लड़ाई की तो यहाँ पर बहुत से लोग घायल हो जाएंगे। वो बंदा एक प्लेट को उठाता है और बोलता है कि आखिर तुम कब तक भागते रहोगे, मैं तुम्हें लड़ने के लिए मजबूर कर दूंगा। और वह एक प्लेट उठा करके नीचे फेंकता है। हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि ओ नो, वो बच्चा और उसकी माँ वो इस टाइम पर बहुत बड़ी मुसीबत में है, विक्टिम मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना होगा। तभी वहाँ पर ली आती है और उस पत्थर को रोक रही है, लेकिन वो उस पत्थर को रोक नहीं पाती है, इसीलिए पीछे घूम करके उस पत्थर को फेंकने के लिए दूर चली जाती है। वो माँ देखकर सरप्राइज रहती है और बोलती है आखिर ये सब कुछ क्या हुआ है। तभी उन सबके फोन में एक अलर्ट आता है, मैसेज आता है कि बहुत बड़ी मुसीबत, आसपास ज़ॉम्बीज़ को देखा गया, जितना जल्दी हो सके हर जगह से भागिए और अपने घर पहुंचिए। जिस पर वो लड़की सरप्राइज रहती है। यहाँ वो बच्ची पूछ रही थी कि मम्मी क्या हुआ, जिस पर वो उसका मुंह बंद करती है और बोलती है रो मत, हमें ये जगह खाली करनी होगी, अंडरटेकर हमारी रक्षा करेंगे। यहाँ पर सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं एंड यहाँ पर इवान बोल रहा होता है कि आखिर सब कुछ क्या हो रहा है, क्या वो अंडरटेकर हैं। खैर मुझे अभी भी इसे देखा हुआ है, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम फिर से भाग गए तो मैं इस इंसान को मार डालूंगा, मुझे वो राशि चिन्ह दे दो। जहाँ पर हमारा एनसी सोच रहा होता है कि क्या वो पागल है, उसे लगता है कि मैं सचमुच भी दे दूंगा। सो वो बोलता है कि आकर के ले लो, हिम्मत है तो। जिस पर तिवानबू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम मुझे क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा बास्टर्ड। हमारा एमसी तुरंत छलांग लगा देता है फर्स्ट बिल्डिंग से, जिस पर वो बड़ा सरप्राइज होते हुए मन सोचता है कि उसने फर्स्ट बिल्डिंग से छलांग लगा दी। आखिर वो आदमी कितना बेवकूफ हो सकता है। इवान भी नीचे कूद जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मेरे इस हमले से तुम नहीं बच सकते हो। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि देखते हैं, वैसे भी मैं यहाँ पर नहीं लड़ने वाला हूँ, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो। यहाँ पर अपनी फिश टेक्निक को जैसे ही हमला करता है वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। हमारा एमसी तुरंत उसे ट्रांसफर करके अपनी दुनिया में ले आता है एंड तुरंत एक ही हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है। तभी वहाँ पर नोनी बोलता है कि अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो शायद तुम वही हो ना, भयानक इवान कहीं के। तुम्हारे बारे में मुझे पता है, मैंने पिछली बार में सुना हुआ था। एक इंसान था जिसके पास लाइटनिंग पावर हुआ करती थी, लेकिन उसकी जो पहली पत्नी थी उसने उसे त्याग दिया था क्योंकि उसे कोई बच्चा नहीं हुआ था। फिर उसने एक दूसरी पत्नी को अपनाया, जिसके बाद उसे एक बच्चा हुआ, लेकिन वो बच्चा बहुत बुरा था। तो उस औरत ने उसे श्राप दिया कि जब वो जन्म लेगा तो इवान जन्मते ही पूरी की पूरी दुनिया के लिए तबाही लेकर के आएगा, वो तुम्हारे राज्य को खत्म कर देगा। उसने उसे श्राप देते हुए बोला, और उसका श्राप लागू भी हो गया है कि तुम एक दुष्ट पुत्र को जन्म दोगे और तुम्हारे आदेश के अनुसार वो तुम्हारे राज्य में दाग लगा देगा। इवान बहुत बुरा था, वो बेवजह लोगों की जान ले रहा था, छोटे छोटे बच्चे तक को उसने नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। बहुत से लोगों को वो मारेगा और खून की नदियां बहाएगा। इसके अलावा पूरे के पूरे राज्य में तहलका मचा देगा। उसका ये श्राप वाकई में लागू हो गया और उसकी देश में आग की लपट में आ गया। पूरे देश को इवान ने तबाह कर दिया। यहाँ पे इवान बोल रहा होता है प्रेजेंट टाइम पर कि यू बास्टर्ड, और हमारे एमसी पर एक फिस्ट से अटैक करता है। हमारा एमसी बोलता है डॉज करते हुए कि तुम पागल, तुमने कुछ नहीं किया, क्या इतने सालों के बाद भी तुम्हारा ये पागलपन अब तक खत्म नहीं हुआ। जिस पर इवान बोलता है कि बास्टर्ड कहीं के। इन्होंने बोल रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये डॉटर इन लॉ को भी बहुत ही बुरी तरीके से खत्म कर दिया। यहाँ पे इवान हमारे एमसी पर अटैक कर रहा होता है, हमारा एमसी उसके हर अटैक को डॉज कर रहा होता है। यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ, मैंने अपने पूरे परिवार को मार डाला, वो मर गई। उसके बाद मैंने उसके युवराज को भी श्राप देने वाले उसको खत्म कर दिया। मैंने उसके भाग्य को खत्म करने की कोशिश की और उस श्राप को भी जिसने मुझे श्राप दिया, लेकिन मेरा पागलपन वापस आ गया। यहाँ पे हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि वो कितना बेवकूफ़ है। उसने कहा उसने उसे मार डाला, उसे कितना दुख हो रहा है। खैर इस गधे के साथ ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर नोने बोलता है कि तुमने अच्छा किया बेवकूफ़ कहीं के, लेकिन मास्टर ये बहुत बुरा है। हमारा एमसी बोलता है कि उसे अकेला छोड़ दो, जिस पर नोने बोलता है कि लेकिन मास्टर। सो वो बोलता है कि आराम से, वैसे भी पहले इस पापी को सजा देना ज़रूरी है। तभी वहाँ पर वो हमारे एमसी पर अटैक कर देता है इवान। सो बोलता है कि लगता है कि अब तुम मर गए हो। तभी उन्होंने बोलता है कि बास्टर्ड, क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है, जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम किसी पर अटैक कैसे कर सकती हो। तभी वहाँ पर बोलता है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं। हमारा एमसी कोई जवाब नहीं देता और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। वो हमारे नोनी को पकड़ता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे कुछ समय के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर उधार दोगे। जिस पर वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं मास्टर, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे इस बात से कोई भी नफरत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी दुर्घटना के लिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और वो हमारे एमसी को मार रहा होता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि क्या कर रहे हो, वैसे भी क्या तुम एक तुच्छ होकर के भी इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए।
बस एक पल के लिए मुझे अपनी ताकत दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। जिस पर वो बोलता है कि क्या आपको पता है कि अगर मैंने आपको अपना कफन दे दिया तो इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे। जिस पर वो बोलता है कि साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट अगर मैं तुम्हारी ताकत को सहन कर लूंगा तो साइड इफेक्ट की बात ही क्या है। जिस पर वो बोलते हैं कि साइड इफेक्ट का मतलब ये नहीं होता है, इसके कुछ अलग ही मतलब है। लेकिन तभी फिर से वो हमारे एमसी पर इवान हमला कर देता है। सो नो नेम फिर से बोलता है कि यू बास्टर्ड, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जब हम बात कर रहे हैं तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बार बार हमला कर रहे हो। सो इवान फिर से हमारे एमसी पर हमला करता है और बोलता है कि मैं अपने गार्ड डाउन नहीं कर सकता हूँ, और जहां तक शेर और खरगोश को पकड़ने की बात है तो बिल्कुल नहीं। लेकिन इस बार हमारे एमसी ने उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है और वापस एक जोर से पंच मारता है उसे और बोलता है कि यू बास्टर्ड कहीं के। यहाँ पे वो इवान मन सोच रहा होता है कि वो तो बहुत ही तेज है। यहाँ पे हमारा एमसी एक बहुत ही जोर से पंच मारता है जिससे इवान काफी ज्यादा पीछे होता है और बोलता है कि क्या तुम्हारी यही ताकत है। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि बहुत हो गया खेल तमाशा। वो एक पंच तैयार करता है और फिर से एक और पंच मारता है इवान पर, जिससे इवान बहुत ही दूर जाकर के गिरता है और बोलता है कि लगता है वो बहुत ताकतवर है। आखिर वो है क्या वो कोई आदमी नहीं है, क्या वो कोई इंसान नहीं है, आखिर ये है क्या चीज। यहाँ पर इवान मन में सोच रहा होता है कि यू बास्टर्ड कहीं की, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इस वक्त मेरे पास कोई ताकत नहीं है। रिकार्नेशन के समय पे मैंने अपनी पूरी की पूरी ताकत त्योनबू को दे दी थी और अब मेरी ताकत से मुझे अपनी ताकत से ही लड़ना होगा। यहाँ पर त्योनबू अपनी ताकत को, स्पिरिचुअल पावर को अपने हाथ में एक तैयार करके एक अटैक को तैयार कर रहा होता है। हमारा एमसी देख रहा होता है, मन सोच रहा होता है कि आखिर ये कर क्या रहा है, ये रुक क्यों गया, क्या वो कोई ताकतवर हमला तैयार कर रहा है। यहाँ पर इवान ने हमारे एमसी के लिए काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को तैयार किया होता है। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि आखिर वो किस चीज का इंतजार कर रहा है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता है, वो आखिर मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पर बेचारा इवान काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी हमारा एमसी उसके पास एकदम से आता है और एक जोर से पंच मारता है उसको और बोलता है कि बास्टर्ड तुम आखिर कर क्या रहे हो। तभी वो एक और जोर से पंच मारता है। नोनी मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं बात करूँ उसके हमले की तो वो फिर से जानबूझ करके उसे बड़ी बेरहमी से पीट रहा है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका मुझसे रिश्ता टूट गया है और वो मुझसे बात नहीं कर पाया है। यहाँ पे हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि यू बास्टर्ड। यहाँ पे वो मन सोच रहा होता है नोनिम कि सचमुच में मास्टर बहुत ताकतवर हैं। यहाँ पर इवान बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुम्हारी मेरे साथ खेलने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से बकवास करने की, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम किस पर हमला कर रहे हो। यहाँ पर बेचारा काफी डरा हुआ होता है इवान, लेकिन बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता। मन सोच रहा होता है कि वो अचानक मेरे पीछे कब आया है। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि मेरे पास भले कोई ताकत ना हो लेकिन नरक की आग तुम पापियों को जलाने के लिए काफी होती है। और वो हमारा एमसी अपनी फ्लेम फायर टेक्निक का इस्तेमाल करता है उस पर, लेकिन वो काफी देर से चिल्लाने लग जाता है लेकिन जल नहीं रहा होता। हमारा एमसी बोलता है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार हुआ था। ये नरक की आग इन जैसे ताकतवर लोगों को खत्म नहीं कर पा रही है। मैंने पिछली बार जीन उची को भी खत्म करने की कोशिश की थी लेकिन खत्म नहीं हुआ। मेरे पास शायद इतनी ताकत नहीं है इस वक्त क्योंकि मेरे पास मेरी स्वॉर्ड और ना ही मेरा कफन मौजूद है। यहाँ पर वो जल रहा होता है लेकिन तब भी हमारे एमसी पर तैयार अटैक करने के लिए तैयार होता है। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है मुझे अपने कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि इस वक्त मेरी जो ताकत है वो पर्याप्त नहीं है। हमारे एमसी पर जैसे ही अटैक करता है हमारे एमसी डॉच कर लेता है। यहाँ पे हमारे एमसी पर वापस से अटैक करता है और बोलता है कि नरक की आग मेरा कुछ नहीं बढ़ सकती। यू बास्टर्ड, अंडरवर्ल्ड के किंग हो ना तुम, पापियों को सजा देते हो लेकिन आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करता है और आसमान से बहुत ही तेज स्पीड, बिजली की स्पीड से हमारे एमसी पर अटैक करके आगे निकल जाता है। हमारे एमसी को भी थोड़ा बहुत दर्द होता है। सोनोनी बोलता है कि बकवास, क्या उसकी सिर्फ एकमात्र ये ताकत नहीं है बल्कि लाइटनिंग की भी ताकत है। बाप रे, तो बहुत ताकतवर है। यहाँ पर वो हमारे एमसी पर बार बार कंटिन्यू अटैक किए जा रहा होता है और एक जोर से पंच मारता है हमारे एमसी को। हमारे एमसी भी काफी दूर जाकर के गिरता है। तो यहाँ पर इवान बोलता है क्या तुम सोचते हो कि क्या तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम अपनी कोशिश से मुझे जला सकते हो। यहाँ हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होता है। यहाँ उसके पास आता है, बोलता है कि तुम चाहे कितना भी सहन क्यों ना कर लो लेकिन तुम मेरी ताकत सामने नहीं कर सकते हो। यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि क्या बात है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, ये एक मजाक है। अब वो हमारा एमसी इस तरीके से बोल रहा होता है जिसे देखने के बाद तो इवान सरप्राइज होते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हें कोई डैमेज क्यों नहीं हुआ। तभी इन्होंने बोलता है कि तुम्हारी कोई भी ताकत या कोई भी डेड सोल्जर या घोस्ट डीमन हमारे मास्टर पर अगर अटैक भी करता है तो उसका कोई भी अटैक काम नहीं कर सकता है क्योंकि हमारे मास्टर बहुत ताकतवर है। ह्यूमन मास्टर की जो जिंदगी है वो बहुत ताकतवर है। भले ही ये हमारे मास्टर का सबसे कमजोर समय हो लेकिन फिर भी क्या तुम उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों बोल रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं उसे खत्म नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर इवान बोलता है कि बहुत हो गया खेल तमाशा, मैं अब और बकवास झेल नहीं सकता हूँ। वो अपनी पूरी ताकत से हमारे एमसी पर अटैक करता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें मार डालूंगा लेकिन हमारे एमसी पर कोई अटैक का असर नहीं कर रहा था। तो बोलता है हमारे एमसी, अरे वाह मेरे कंधे जरा दर्द कर रहे थे, तुम्हारे वैसे ठीक हो गए हैं। यहाँ पर हमारा एमसी उसके अटैक को नॉलिफाई करते हुए बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि अगर तुम्हारी ताकत काम क्यों नहीं करी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उस आदमी से ट्रेनिंग ली, यानी कि जेड एम्परर से मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। पिछली जिंदगी में मेरा वो व्यक्ति काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, उसने मुझे कई
बार बिजली से अटैक किया, लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है, इसीलिए तुम शायद नहीं समझते हो, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मुझ पर ये काम नहीं करेगा। तुम एक काम करो, खुद ही इसका एक्सपीरियंस करो। और जेड एम्परर को आसमान में पॉइंट करता है कि वो बिजली गिराए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सो बोलता है कि चलो भी अटैक करो, लेकिन वो कोई अटैक नहीं करता। यहाँ पर बेचारा भी सरप्राइज रहता है इवान। और यहाँ हमारा एंसियन सोच रहा होता है कि वो अटैक क्यों नहीं कर रहा है, बास्टर्ड बुड्ढे कहीं के, अटैक कर। जिस जो जेड एम्परर होता है वो भी गुस्सा करते हुए बहुत ही तेज से लाइटनिंग गिराता है, जो हमारे एमसी के ऊपर भी गिरती है, जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि बास्टर्ड। सीन शिफ्ट होता है एंड यहाँ हमें दिखाया जाता है ली को, जो कि शायद से ठीक कर रही होती है। तभी वहाँ पर बेबी आती है। सो वो बोलती है कि लगभग सब कुछ सुलझ गया है, तुम्हारी मदद के लिए थैंक्स। जिस पर बेबी बोलती है कि अरे नहीं, मैं तो तुम्हें थैंक्स बोलती हूँ कि सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो गया। जिस पर बोलती है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारा थैंक्स, मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी, तुम्हारे वजह से है। तुमने सारे नागरिकों को देख रही हो ना, वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हैं, ये सब मास्टर की वजह से हुआ। जिस पर बेबी बोलती है कि वैसे वो हैं कहाँ पर मास्टर, क्या वो उससे लड़ने के लिए गए हैं घोस्ट डीमन से। जिस पर वो बोलती है कि हाँ, वो उसे नरक में ले गए ताकि यहाँ पर सभी लोग सुरक्षित रहें। जिस पर बेबी बोलती है कि मैं उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि वो कैसे होंगे। वैसे तुम क्या उस लड़की से मिली हो, उस पिग से, वो एक राशि चक्र है। जिस पर बोलती है कि हाँ, हमने उसे ढूंढ ही लिया था। जिस पर वो बोलती है बेबी कि मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब लड़की है और बहुत ज़्यादा भोली है। जिस पर वो पूछती है बिल्ली कि क्यों, क्या हुआ उसके साथ। जिस पर वो बोलती है कि मैं खुद उससे कई बार मिल चुकी हूँ, मैंने उससे अपने साथ काम करने के लिए कई बार बोला भी, सुझाव भी दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका एक परिवार है और वो मेरी कोई बात सुनना नहीं चाहती है। जिस पर ली सरप्राइज होती है, मन सोचती है कि उसका परिवार, क्या वो आदमी और वो लोग जो उसे टॉर्चर कर रहे थे वो उसका परिवार है। सो बोलते हैं कि परिवार ऐसा नहीं होता है, उसे इस बात की गलतफहमी है। जिस पर बेबी बोलती है कि क्या उस पिग के साथ कुछ गड़बड़ है। जिस पर बोलती है कि हाँ, वो बुरे लोग उसका परिवार नहीं है और तो और अब बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, मास्टर को भी पता चल गया है और मास्टर उसे सज़ा ज़रूर देंगे, इसलिए हो सकता है कि उन बुरे लोगों को अब हमें रहने देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की तरफ, जहाँ पर हमारा एमसी लड़ रहा होता है एंड यहाँ पर जो बंदा होता है वो बेचारी बाइक के पास आ रहा होता है रेंगते रेंगते, और हमारे एमसी की लड़ाई को देख रहा होता है, जो कि उस इवान से लड़ रहा होता है। वो बंदा मन में सोच रहा होता है कि वो बास्टर्ड डीमन कहीं का वो बहुत भाग्यशाली था, जो कि मैं उससे बच पाया। पता नहीं अगर उसने मुझे साइड में नहीं फेंका होता तो शायद मैं रेंगते रेंगते नहीं भाग पाता और मैं मर ही जाता। उसकी आँख कितनी ज़्यादा ताकतवर है, मैं उसमें फेंक ही गया था। उस लड़ाई में आखिर मुझे क्यों घसीटा जा रहा है। सो वो बोलता है आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, शायद इसकी वजह से है। वो उसके पास आता है और बोलता है कि हे बेबी, क्या हो रहा है ये सब कुछ। यहाँ पर बाय बेचारी बहुत ज़्यादा उदास होती है और यहाँ उसको कॉलर पकड़ते हुए बोलता है कि हम यहाँ पर क्यों हैं, बताओ ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम सब कुछ जानती हो है ना। जिस पर बाय कोई जवाब नहीं देती और बोलती है कि डैड एक मिनट मेरी बात सुनी। जिस पर वो बोलता है कि बास्टर्ड, आखिर तुम मुझे बकवास करना बंद क्यों नहीं कर देती हो, तुम आखिर कब तक मुझे डैड कहने वाली हो, मुझे बहुत तकलीफ देता है, मैं तुम्हारे परिवार नहीं हूँ और कब तक हमारे परिवार का हिस्सा बनने का नाटक करोगी। मैं तुम्हारी इस हकलाहट को और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। बेचारी बाय बहुत ज़्यादा रो रही होती है। यहाँ पर वो बोले जा रहा है कि बकवास, मेरे सवाल का जवाब दो बेवकूफ़, आखिर हम यहाँ सब कुछ हो क्या रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे कारण हम यहाँ पर आए हुए हैं, ये सब कुछ क्या है, कि तुम्हारे से कोई रिलेशनशिप है, मुझे इसमें क्यों घसीटे जा रहा है, मेरे तो इसमें कोई दोष भी नहीं है, तुम्हारा दोष है ना, बताओ इसे सब कुछ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अभी उस कमीने के साथ चले जाओ अकेले ही और मुझे यहाँ पर बाहर निकालो। जिस पर बोलती है कि डैड लेकिन, तभी बोलती है मुझे बाप कहना बंद करो, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ और तुम मेरी कभी बेटी थी ही नहीं। यहाँ पर एक के बाद एक लाइटनिंग गिरे जा रही होती है और बेचारी इवान की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है। यहाँ पे हमारे एमसी के तरफ घुटने की तरफ बल आ जाता होता है इवान और बोल रहा होता है हमारा एमसी कि हाथ होती है, चलो ठीक है अब चलो इसे छोड़ते हैं, चलो बाई की तरफ देखते हैं। वो बाई की तरफ आता है और बोलता है कि मुझे सब कुछ समझाने की कोशिश करो, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो बाई की तरफ आता है और बोलता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, उस पिक को छोड़ो। जिस पर वो बंदा बोलता है कि मेरे पास मत आना, देखो अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इसे खत्म कर दूंगा, मेरे नज़दीक मत आओ वरना मैं इसकी गर्दन मोड़ दूंगा और इसे खत्म कर दूंगा, समझ में आया ना, तुम्हें इसकी ज़रूरत है ना तो मैं तुम्हें इसे दे दूंगा। जिस पर हमारा एंसी बोलता है कि पिग तुम आखिर कर क्या रही हो। जिस पर वो बोल रहे होते हैं बाशर तुम मुझे सुअर क्यों कह रहे हो। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि मैं तुमसे नहीं उससे बात कर रहा हूँ, वो है पिग, उसका नाम है, वो एक राशि चक्र है और आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है पिग, आखिर तुम इसके साथ बातें क्यों मान रही हो। जिस पर वो बोलती है कि मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, असली बात यह है कि बहुत लंबी कहानी है, इसे हुए एक अरसा बीत गया। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि इस बीच में हुआ क्या क्या है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ।
जिस पर वो बंदा काफी सरप्राइज होते मन सोच रहा होता है कि नहीं, शायद ये टेक्निक काम नहीं कर रही है। वो बास्टर्ड वो नहीं मान रहा है, मुझे शायद दूसरा तरीका आजमाना होगा। जिस पर वो बोलता है कि चलो एक काम करते हैं, बैठ करके बातचीत करते हैं, मैं तुम्हें ये लड़की दे दूंगा। देखो तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं जो कहता हूँ ये वही बात मानती है, मैं उसे तुम्हें दे दूंगा, जितनी चाहो उतनी देर तक तुम रह सकते हो, बस तुम्हें हमारी बात सुननी होगी। सुनो, देखो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बदले में मैं तुम्हें इसे दे दूंगा, देखो इसमें हम दोनों का फायदा है, कैसा रहेगा, क्या ये अच्छा नहीं है? तभी वहाँ पर इवान उठता और बोलता है कि अहंकारी बास्टर्ड, जो चाहता है ये मुंह में बके जा रहा है, एक साधारण इंसान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिस पर वो बंदा बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। यहाँ इवान बोलता है अपना मुंह बंद करो, वो एक राशि चक्र है, त्योल्बो से उसके कांटेक्ट है, तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हो। जिस पर वो बोलता है कि मजाक करना बंद करो, वो मेरी बात सुनेगी। जिस पर त्योल्बो बोलता है कि बेवकूफ, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी कोई चीज है जिसे तुम्हारी बात मानेगी? जिस पर वो बंदा बोलता है कि बेशक। यहाँ वो आपस में दोनों लड़े जा रहे होते हैं और बेचारी बाई के बारे में किसी को ख्याल नहीं होता, वो रोए जा रही होती है क्योंकि वो एक सामान की तरह इस्तेमाल हुए जा रही होती है। एंड यहाँ पर वो बोले जा रहा होता है कि उसे मेरी बात सुननी होगी, वो मेरी बात अच्छी तरीके से सुनती है, अगर मैं उसे कहूँ वो मर जाए तो तुम्हें पता है वो मर जाएगी। जिस पर वो बोलता है कि क्या बकवास है, तुम बकवास कर रहे हो। जिस पर वो बंदा बोलता है कि तुम मुझे बताओ, तुम मेरी बात सुनती हो ना, इसे बताओ, मुझे जल्दी बताओ इसे। इवान बोलता है कि त्योल्बो निम तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो राशि चक्र। यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ। तभी वहां पर नोनी माता और बोलते हैं कि 1 मिनट, क्या कहा तुमने? त्योल्बो? हम तो त्योल्बो कब से ढूंढ रहे हैं ना। तभी वो बंदा बोलता है इवान कि बास्टर्ड कमीने, त्योल्बो का नाम इस तरीके से मत बोलो, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा, तुम्हें जान देनी पड़ेगी। जिस पर हमारा जो नोनी होता है वो काफी गुस्सा जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, सच बताओ क्या तुम्हें यहाँ त्योल्बो ने भेजा हुआ है? हम उसे कब से ढूंढ रहे हैं। अब वो इतना ज्यादा गुस्सा होकर के अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर रहा होता है। जिस पर वो बंदा यानी इवान काफी सरप्राइज होते हैं, मन सोच रहा होता है कि आखिर क्या है, क्या ये यूमेरनियम का पालतू नहीं है कि इसके पास इतनी ताकत कैसे है? यहाँ पर वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रहा था। तो हमारा एनसी बोलता है कि नो नेम। जिस पर नो नेम बोलता है कि मास्टर आपने मुझे बुलाया, क्या हो गया है? जिस पर हमारा एमसी बाहर की तरफ हाथ फेरते हुए बोलता है कि मैंने तुमसे हमेशा कहा था कि तुम्हें सुरक्षित रहना है, फिर तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया है? तभी इन्होंने बोलता है कि मास्टर के लिए विक्टिम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मास्टर बहुत अच्छे हैं। यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि उस इंसान से पीछे हट जाओ, देखो मुझे उससे बात करनी है, तुम इंसान जरा पीछे हटो। जिस पर वो बंदा बोलता है तो फिर तुम मुझे जाने दोगे ना अगर मैं ये करता हूँ? जिस पर हमारा एमसी उसे पकड़ता है, बोलता है कि एक शब्द और बोला ना तो तुम्हारी इस जुबान की जो चर्बी है ना मैं उससे निकाल लूंगा, नरक में मोमबत्ती की तरह इस्तेमाल करूंगा और तुम्हारे शरीर की बोटी बोटी नोच डालूंगा, तुम्हें नरक में फेंक दूंगा। इससे पहले कि मैं तुम्हारी बोटी बोटी अलग करूं, भागो यहाँ से। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और मुंह देता है वहीं पर। एंड यहाँ पर हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है। तभी वहाँ पर बाय बोलती है कि मास्टर, हमारा एमसी उसके पास आता है और बोलता है कि तुम मुझे बताओ पिग, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? तुम एक परिवार चाहती थी ना। जिस पर वो बोलती है कि मास्टर, जब मैं नरक में रहा करती थी तो वहाँ पर कोई परिवार नहीं था, नरक में परिवार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मैं इंसानों को देखती थी, वो बहुत खुश होते थे, मुझे ईर्ष्या होने लगी, मैंने सोचा कि मेरा भी एक परिवार होगा, इसीलिए मैं धरती पर आ गई। कम से कम मुझे ऐसा लगा था। वो रो रही होती है बहुत ज़्यादा और बोल रही होती है, लेकिन ये बहुत बेवकूफ़ी भरा आइडिया था, मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगी, अब मुझे कभी भी किसी परिवार के बारे में नहीं सोचूंगी। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि दाहिया 1 मिनट मेरी बात सुनो, क्या तुम फिर से रिकॉर्नेशन लेना चाहोगी एक परिवार के रूप में? जिस पर वो एकदम सरप्राइज होते हुए बोलती है बाय कि क्या परिवार के रूप में, क्या सचमुच में ऐसा मुमकिन? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि बिल्कुल, हम दोनों देखो हाथ मिलाएंगे, तुम्हारा रिकॉर्नेशन होगा, उसके बाद मैं तुम्हारा परिवार बन जाऊंगा। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल हो सकता है ऐसा, बस तुम मुझे अपना परिवार मान लो। क्या तुम इस बारे में क्या सोचती हो? जिस पर वो कुछ नहीं बोलती है। एंड थोड़ी देर बाद वो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोते हुए बोलती है कि मास्टर, क्या सचमुच में मुमकिन है? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि ऑफकोर्स ये मुमकिन है, तुम ऐसा कर सकती हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ। वो उठता है और हाथ आगे करता है। एंड यहाँ पर वो हाथ मिलाते हुए बोलती है कि मास्टर, क्या ये सच है? जिस पर हमारा एमसी मुस्कुराता है। एंड यहाँ पर बाय उसके गले लग जाती है और बोलती है कि मास्टर बहुत बहुत थैंक्स आपका, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। हमारा एमसी बोलता है कि कोई बात नहीं, अब से मैं तुम पर भरोसा करूंगा, अब से मैं तुम्हारा परिवार हूँ। तभी वो बोलता है कि मास्टर, अब मुझे मेरा परिवार मिल गया है, अब मेरे ट्रांसपोर्ट होने का समय हो चुका है। तभी देखा जाता है कि जो बाय होती हैं वो टेलीपोर्ट यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। एंड यहाँ उसका रूप बदलने गया था। सो हमारा एनसी बोलते हैं कि आखिर सब कुछ हो क्या रहा है? जिस पर बोलती है कि मास्टर, जब कोई मुझे अपना लेता है तो मेरा उसके साथ कांटेक्ट बन जाता है, मैं उसे अपना कांटेक्ट बनाने के बाद से अपनी स्पिरिचुअल पावर, अपनी सोल, अपना कफन उसे देती हूँ। यहाँ पर नोनी मन सोच रहा होता है जैसे कि मुझे उम्मीद थी,
वो उसे अपना दिल और अपना रिश्ता, अपना कांटेक्ट मास्टर से बना रही है पिग। यहाँ पर वो मैंने सोच रहा होता है कि त्योल्बो के साथ उसका कांटेक्ट टूट रहा है और मास्टर के साथ उसका कांटेक्ट बन रहा है। मास्टर के साथ जैसे उसका कांटेक्ट बनेगा वो अपना कफन मास्टर को देगी और मास्टर बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ जाएंगे। 12 राशि चक्र मास्टर के कांटेक्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर ये सारी चीज़ें इवान भी देख रहा होता है। मैंने सोच रहा होता है ओ नो, अगर ऐसा हो गया तो त्योल्बो मुझे मुझे मार डालेंगे। उन्हें इसी बात का डर था। तभी वो बंदा हमारे इवान के पास आता है और बोलता है कि प्लीज़ तुम्हें देह की ज़रूरत है ना, तो मैं उसे दे दूंगा, मैं उस लड़की को तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो इवान बोलता है यू बास्टर्ड, ये कमीना इंसान कहीं का। यहाँ पर बोलता है प्लीज़ मुझे जाने दो। यहाँ पर नोनिम बोलता है कि बहुत जल्द उस इंसान का नसीब भी यहाँ पर तय होने वाला है कि उसे क्या सज़ा मिलेगी। जिस पर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और उसकी फट के 4 की 64 हो चुकी होती हैं। यहाँ पर इवान देख रहा होता है कि जो बाय होती है वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती हैं और यहाँ पर एक बवंडर क्रिएट हो रहा होता है उसकी स्पिरिचुअल पावर का। आसपास काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रही होती है। एंड यहाँ पर इवान मन सोच रहा होता है कि यू मेरा नेम, उसे मुझे इसी बात का डर था। वो बात याद आ रही होती है जब त्योल्बो ने बोला हुआ होता है कि अगर यूमेरा निम को अपनी पूरी ताकत मिल गई है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो बहुत ताकतवर हो जाएगा और मैं कभी भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। 12 राशि चक्र को जल्दी मेरे पास लेकर के आओ। यहाँ पर बेचारा इवान काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। हमारे एमसी और बाय को देख रहा होता है। यहाँ पर बाय का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका होता है। वो अपनी आँख खोलती है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और ये जो एक राशि चक्र है वो अब हमारे एमसी की एक कॉमरेड है जिसका नाम है बेग देह। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो इवान होता है मन सोच रहा होता है ओ नो, त्योल्बो को इसी बात की चिंता थी, वो मुझे मार डालेंगे, आखिर क्या हो गया है। उसका कॉन्टैक्ट टूट गया एक राशि चक्र से और उससे बन चुका है उसका कॉन्टैक्ट यू मेरा नेम से। अब वो उसे अपना कफन देगी और बहुत ताकत बजाएंगे। मुझे कुछ करना होगा, मुझे जल्दी से जल्दी त्योल्बो के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और बोलता है कि यू मेरा नेम, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम मेरे साथ रहोगी, जल्दी आओ मेरे साथ बास्टर्ड। और वो हमारे एमसी की तरफ अपनी पूरी पावर के साथ बढ़ जाता है और बोल रहा होता है अटैक करते हुए कि तुम मारे जाओगे। यहाँ पर हमारा नोनी मन सोच रहा होता है कि तुम नहीं समझते हो कि कॉमरेड बनाने का मतलब क्या होता है। त्योल्बो हर किसी को बस अपना इस्तेमाल करना चाहता है जबकि मास्टर हर किसी को अपना कॉमरेड बनाते हैं, उसे प्यार करते हैं। और अब जो देह है उसका हमारे मास्टर के साथ कॉन्टैक्ट जुड़ गया है और उसकी फेथ लाइन हमारे मास्टर के साथ जुड़ चुकी है, इसलिए अब उसकी दिव्य अधिकार उसे हासिल हो चुकी हैं और उसकी ताकत भी। अब बहुत ही जल्द वो अपना कफन भी मास्टर को देगी और उसके बाद मास्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे एमसी को वो अपना कफन पहनाती है यानी कि अपनी स्पिरिचुअल पावर देती है, यानी एक तरह का सूट होता है जो कि जो सोल होती है अपनी ताकत के रूप में हमारे किसी भी व्यक्ति को देती हैं। तो जैसे ही वो हमारे एमसी को देती है वो हमारा एमसी अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और एक मॉन्स्टर के रूप में आ जाता है बिल्कुल इवान के सामने, जिसे देख करके इवान की 4 की 64 हो जाती है फट करके। और मन सोच रहा होता है कि ओ नो, उसने उसका कफन ले लिया, वो बहुत ताकतवर हो गया। यहाँ हमारे एमसी बोल रहा होता है कि फाइनली एक राशि चक्र की ताकत मुझे मिल चुकी है और अब समय आ गया है कि मैं डिसीजन लूँ तुम्हारे गुनाह का, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। हमारा एमसी अपने मॉन्स्टर रूप में इवान को पूरी तरीके से निगलने जा रहा होता है। यहाँ इवान मन सोच रहा होता है कि ओ नो, असली किंग यू मेरा नेम है, ओ नो ये मैंने क्या किया। अब उसे त्योल्बो की बात याद आ रही थी जहाँ पर त्योल्बो बोला हुआ होता है कि उसके नाम का अनादर मत करना वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। यहाँ पर मन सोच रहा होता है इवान कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इतना आगे कैसे चला गया, ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो ये रीज़न है यहाँ पर वो मॉन्स्टर इवान को खा जाता है पूरी तरीके से और बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है हमारा एमसी। एंड यहाँ पर हमारा एमसी बोल रहा होता है चलो सब कुछ खत्म हुआ। बेचारा यहाँ पर नोनिम देख रहा होता है, एकदम सरप्राइज होता है। यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि उसे आज़ाद कर दो। हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा डेविली टाइप में बोलता है कि त्योल्बो अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे तुम्हारा राज मालूम चल चुका है, तुम पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हो और ये सब कुछ करना चाहते हो ना, लेकिन अब मुझे मेरी ताकत वापस मिल चुकी है, अब मैं बहुत जल्द तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ। और अब रही बात उस आदमी की, यहाँ पर कान खुलकर सुनो नोनिम, जिस पर नोनिम बोलता है कि मास्टर मुझे आज्ञा दीजिए। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि लगता है कि त्योल्बो कुछ गलत कर रहा है, उसका कॉमरेड मैंने उसे निगल लिया है और थोड़ी देर बाद मैं उसकी स्पिरिचुअल पावर को भी खत्म कर दूंगा और उसके बाद उसे नरक में फेंक दूंगा। अब जल्दी से जल्दी त्योल्बो के बारे में जानकारी हासिल करो, वो त्योल्बो कमीना कहीं का, उसने हमें धोखा दिया है और तो और अब वो लगता है कुछ गलत करने वाला है, ऐसा लगता है कि हमें उसे जल्दी जल्दी रोकना होगा। जिस पर उन्होंने बोलता है कि यस मास्टर ये मुझ पर छोड़ दीजिए, वैसे भी आखिरकार ये मेरी स्पेशलिटी है। यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि चलो ठीक है मैं तो इसे तुम पर छोड़ता हूँ। तभी वो बोलता है कि चलो अब बहुत लंबे समय का तुम इंतजार कर रहे थे ना, तुम्हारी न्याय की बारी है। उस बंदे के पास आता है जो बंदा एकदम बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और हमारे एमसी के बाद डरा डरा बैठा हुआ होता है। हमारा एमसी बोलता है कि अब तुम्हारी न्याय की बारी है, तुम्हारी बारी है, जो तुमने गलत किया है ना उसे सज़ा मिलेगी, पाप करने वाले को हमेशा सज़ा मिलती है।
तुमने मेरे कॉमरेड को बहुत सताया है। वो उसका मुंह पकड़ता है और बोलता है तो अब बताओ तुम्हें क्या सज़ा दी जाए। वो चिल्लाने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दो, देर से मैं बात करना चाहता हूँ, बस एक बार एक मुझे मौका दे दो। हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है, वो उसे छोड़ देता है। यहाँ पर वो बोलता है कि दे मेरी बात सुनो प्लीज़, एक बार के लिए, मैं तुम्हारा डैड हूँ, आई एम सॉरी, जो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही कठोर हो गया था। यहाँ पर मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतनी भयानक सज़ा मिलेगी, इतना सब कुछ हो गया। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़, मैं कोई भी बुरे शब्द नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। वो घुटने पर टेक टेक करके हमारे बाय के सामने भीख मांग रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे मेरी जान बख्श दो। बाय देख रही होती है, सो हमारा एमसी उसके पास आता है और बोलता है कि तुम आखिर क्या करना चाहती हो। जिस पर वो बोलती है कि मेरा नेम, मैं माफ़ करना चाहती हूँ, उन्होंने मेरा ख्याल रखा। जिस पर वो बोलता है बंदा कि अरे वाह, क्या तुम मुझे माफ़ कर रही हो। जिस पर देव बोलती है कि हाँ मैं आपको माफ़ कर रही हूँ। जिस पर वो बंदा बोलता है क्या तुमने सुना, उसने कहा कि वो मुझे माफ़ कर रही है, तो अब मुझे कोई सज़ा नहीं मिलेगी ना, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मैं माफ़ हो चुका हूँ। हमारा एमसी इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि जो विक्टिम्स हैं वो काफ़ी कुछ सहते रहते हैं अच्छे लोग, और हमारे एमसी को ये बर्दाश्त नहीं होता है। हमारा एमसी इसको कॉलर पकड़ता है और बोलता है कि मैं इस बात को नहीं समझता हूँ, गुनहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने जो गलत काम किया है उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तुमने जितना उसके सताया है क्या वो वापस आ जाएगा? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें माफ़ कर दिया तुम काफ़ी खुश रहे हो? इसका मतलब ये नहीं कि उसने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम्हें सज़ा तो मिलेगी। जिस पर वो बोलता है कि क्या, लेकिन इसका मतलब तो सज़ा कम हो गई ना। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि बकवास, अगर उसने तुम्हें माफ़ कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि विक्टिम का दर्द गायब हो जाए। तुमने उसे जितना सताया है, उस विक्टिम को जितनी सज़ा दी है, क्या तुम्हारा वो गुनाह कम हो जाएगा? तुमने जो गलत काम किए हैं वो गायब हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जो तुमने गलत काम किया है वो तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी, भले ही वो माफ़ कर दे, वो उसकी समझदारी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारे गुनाह मिटेंगे नहीं। वो बंदा एकदम डरा हुआ होता है। यहाँ हमारा एमसी बोल होता है इसका मतलब ये है कि तुम कमज़ोर लोगों को चुनोगे, उन्हें सताओगे, उसके बाद उनसे माफ़ी मांगोगे, और जब वो तुम्हें माफ़ कर देंगे तो तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तुम्हें माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। इंसान के कानून में ये अधिकार होगा, लेकिन शायद इंसान इसके बारे में नहीं जानते हैं कि मैं किसी को भी माफ़ नहीं करता हूँ। तुम्हें इसकी कोई भी इजाज़त नहीं है, तुम्हें सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। वो उसे दूर फेंक देता और बोलता है सज़ा देने वाले और गुनाह करने वालों को मैं कभी नहीं भूलता हूँ, याद रहे। यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि अब मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ। हमारा एमसी अपना टेलीपोर्टेशन खोलता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नरक में फेंकता हूँ और तुम्हारी तीखी जुबान को काट करके मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। शीन शिफ्ट होता है एंड यहाँ पे हमारा एमसी वापस आता है और बोलता है कि खैर लगता है सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। यहाँ पर जो ली होती है वो बैठी हुई होती है। हमारा एमसी आता है तो वो ली पूछती है क्या सब कुछ ठीक हो? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हो चुकी। ली पूछती है तो कैसा रहा, क्या सब कुछ ऑपरेशन दिखाई दे रहा ठीक रहा? जिस पर बोलते हैं कि हाँ, डिसीजन लेते समय मैं कभी भी थकता नहीं हूँ और गुनहगारों को तो मैं कभी छोड़ता नहीं। तभी वो हमारे एमसी के मुंह पर एक चॉकलेट भर देती है और बोलती है कि ये लो, ये फेस बिस्किट है। वैसे चलो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, सारी चीज़ें ठीक रहीं, लोग भी ठीक रहे। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ। जिस पर वो पूछती क्या ये स्वादिष्ट है? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, तुम्हें ये कहाँ से मिली? जिस पर ली बोलती जाते हुए कि मैंने सामने बेच रहे थे ना, उनसे खरीदा हुआ है। वैसे मुझे लगा तुम्हें भूख लगी हुई क्योंकि तुमने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इसे पहले ही खरीद लिया। यहाँ पर वो काफ़ी खुशी से जा रही होती है। हमारा एमसी देख रहा होता है और मन सोच रहा होता है क्या ये वही चीज़ है जो मैं पाना चाहता था? मैं रिकार्नेशन करके एक इंसान बनना चाहता था। इंसान की यही खुशी तो सबसे अच्छी है। यहाँ पर वो बोलती है ली कि आपने बहुत कड़ी मेहनत की है मेरा नेम, इसीलिए अब इसे हम एक अच्छा दिन कह सकते हैं, है ना? यहाँ पे हमारा एमसी देख रहा होता है और बिस्कुट खाते हुए मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, हम इसे अच्छा दिन कह सकते हैं, और काफ़ी खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक बंदा दिखाया जाता है कि बोल रहा होता है जैसे कि मैंने पहले बताया है कि हमने 5 जगहों पर जो डेड सोल्जर्स आर्मी है हमने उनके बारे में पता लगाया है कि जो घोस्ट डीमंस है वो कहाँ से आते हैं। ये वो सारी वो 5 जगहें हैं, मैंने इन्हें पॉइंट कर दिया है। जिस पर बेबी बोलती है ये बेबी का दरअसल ऑफिस होता है जो हमारे एमसी के लिए काम करती है कि कहाँ कहाँ पर जो घोस्ट हैं वो आते हैं और कहाँ कहाँ पर 12 राशि चक्र हैं। तो वो बोलती है कि अच्छा तो ये वो 5 जगह हैं। जिस पर वो बोलता है बंदा कि हाँ। बेबी बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि 12 राशि चक्र भी यहीं पर है। जिस पर वो बोलता है कि हाँ, अगर यहाँ पर घोस्ट डीमंस हैं तो 12 राशि चक्र को भी यही होना चाहिए क्योंकि वो उन्हें कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं त्योलबू के द्वारा। जिस पर बेबी बोलती है कि जीवो ने डिपार्टमेंट स्टोर में जो घटना हुई थी उसके बारे में बताया वो कैसा है। जिस पर वो बंदा बोलता है कि अभी उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि जो सोल्जर्स थे अभी उनकी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्योल्बो के जितने भी कॉमरेड्स हैं वो 12 राशि चक्र को इकट्ठा कर रहे हैं और अगर वो इकट्ठा कर लेते हैं तो वो उनका कफन भी हासिल कर लेंगे, जिसके बाद ट्योल्बो बहुत ताकतवर हो जाएगा और उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ पर बेबी मन सोच रही होती है आखिर ट्योल्बो 12 राशि चक्र को इकट्ठा क्यों कर रहा है? क्या उसकी कॉमरेड अगर उसे बुला रहा है
तो भी वो उसके पीछे चले जाएंगे। उन्हें इकट्ठा करने के लिए उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? समय अभी से ही बहुत बुरा चल रहा है। यही समय है जब मास्टर अपनी जगह छोड़ चुके हैं, इसलिए त्योल्बो के साथ यही एक मौका है जब वो अपनी ताकत इकट्ठा कर सकता है। जितने भी डेड सोल्जर्स हैं वो भी यहाँ पर एक्टिवेट होने लगे हैं, और यहाँ मास्टर के उतरने के बाद से शायद त्योल्बो को भी ये बात पता चल गई होगी और उसे दबाव महसूस हुआ होगा। शायद इसीलिए वो 12 राशि चक्रों को इकट्ठा करने की कोई ना कोई प्लान तो जरूर बना रहा होगा। तभी वो आसमान में दिखती कुछ चमक रहा होता है, सो एकदम सरप्राइज रहती है एंड यहाँ पर तुरंत उठती है। सो बंदा बोलता है कि मास्टर क्या हो गया है, जिस पर बोलती है कि उसने इस तरीके से खेल खेलने का काम शुरू कर दिया है। क्यों? त्योल्बो हमारी हर चीज को जान गया है, शायद अब वो हमारा पीछा करेगा, उसके बाद वो हमें पूरी तरह से खत्म कर देगा। ये उसकी चाल थी। बेबी एक कागज पर कुछ लिखती है और उस लड़की को देते हुए बोलती है कि इसे जितना जल्दी हो सके हमें यूमेरा निम के पास पहुंचाना होगा, समझ गए? और हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एकदम उसके करीब आती है और बोलती है कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। यहाँ पर लड़का काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था उसके इतना ज़्यादा करीब आने से। वो उसे कान में कुछ बोलती है, वहीं सीन शिफ्ट करने का रहता है। कुछ जो लोग आसमान से उड़ते हुए आ रहे होते हैं, वो बंदा काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। तभी वो बोलती है बेबी कि क्या तुम समझ गए हो? प्लीज़ जल्दी जाओ, ये काम मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। तभी वो लोग कांच तोड़ करके अंदर आ जाते हैं। बेबी बोलती है कि तुम्हारा जीवन और मेरा जीवन अब इसी चीज़ पर निर्भर करता है, जल्दी जाओ। यहाँ वो बोल रहा होता है लेकिन तुम, तभी वो बोलती है कि तुम सिर्फ एकमात्र मौका हो, जितना जल्दी हो सके भागो यहाँ पर। वो बंदे आ जाते हैं एंड वो स्वॉर्ड मास्टर बोलता है कि तुम जानती हो कि हम यहाँ क्यों आए हुए हो, तो जानने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि त्योल्बो ने तुम्हें बुलाया हुआ है। जिस पे वे बोलती कि ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, हम लोग बैठ करके बात करते हैं। तो आखिर त्योल्बो 12 राशियों को क्यों इकट्ठा कर रहा है? क्या वो कोई इंपॉर्टेंट काम करने वाला है? आखिर वो करने क्या वाला है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या वो कोई महान काम है? अगर उसको कोई महान काम है तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। त्योल्बो निम पहले तो ऐसा नहीं था ना, जिस पर वो बंदा कोई जवाब नहीं देता और बोल रही होती है ग्योनबू तुम्हें सब कुछ पता है ना। तभी यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस पर अटैक करता है, जिससे कि बेबी की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। यहाँ स्वॉर्ड मास्टर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बातें करती हो, हम यहाँ बेकार बातें करने के लिए नहीं आए, मुझे पता है कि तुम सिर्फ टाइम बाय कर रही हो। यहाँ पर वो दोनों बंदे बोल रहे होते हैं कि वो 12 राशियों को इकट्ठा कर रहा है। हाँ चलो जल्दी हो सके। यहाँ पर वो बंदा देख रहा होता है दरवाजे से और मन में सोच रहा होता है मुझे क्या करना चाहिए। वो बहुत बुरी हालत में है, क्या मुझे उसे बचाना चाहिए या फिर यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी स्वॉर्ड मास्टर को कुछ आभास हो जाता है, यानी यहाँ पर वो बोलता है कि लगता है कि कोई चूहा बाहर है। जिस पर बंदा बोलता है कि क्या मैं उसे पकड़ लूँ? जिस पर बोलता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है पकड़ने की, वैसे भी वो हमें भाग भी जाए तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। चलो जल्दी से 12 राशियों में से अभी हमें अगली राशि को ढूंढने के लिए जाना होगा। जिस पर बोलता है कि ठीक है, मैं गेट खोलती हूँ। वो एक टेलीपोर्टेशन पोर्ट खोलता है एंड यहाँ पर बोलता है कि ग्योनबू यहाँ पर क्या मैं जा सकता हूँ? वो कोई और नहीं होता बल्कि मॉन्क होता है, जो कि एक घोस्ट मॉन्क है, जो कि बोल रहा होता है कि अगर आप चाहें तो क्या मैं बाद में आ सकता हूँ? जिस पर वो बोलता है कि ठीक है। तभी एक और मॉन्स्टर बोलता है कि हे मॉन्क, क्या तुम फिर से वही करने वाले हो? पिछली बार तुम अकेले चले गए थे, क्या तुम इंसानों को सताने में इतना मज़ा आता है? तुम फिर से सारा का सारा मज़ा अकेले लेना चाहते हो? ये ना जाने कितनी बार हुआ। जिस पर वो मॉन्क बोलता है कि अमिताभा तुम तो कितने ज़्यादा कड़वे शब्द बोलते हो, तुम बहुत बुरे हो। यहाँ पर बोल रहा होता है त्योनबू कि जो करना हो करो, मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है कि लेकिन मास्टर हम इसे पीछे छोड़ रहे हैं, क्या ये सारा का सारा मज़ा अकेले नहीं लेगा? तभी वो बोलता है स्वॉर्ड मास्टर कि तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हें यूमेरा निम मिले तो उनसे लड़ने की बजाय भाग जाना। पर वो मॉन्स्टर भी अपनी उंगली दिखाते हुए बोलता है कि एक काम करना, अगर भागने का मौका मिले तो भाग जाना, वरना ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बुलाना, मैं तुम्हें मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। जिस पर वो मॉन्क हंसते हुए बोलता है कि ज़रूर, मैं उससे ज़रूर मिलूँगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें भी बुलाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक जगह सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है लीको जो कि बोल रही होती है कि अगर तुम्हारा काम पूरा हो गया तो जल्दी आओ, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। जिस पर हमारा एनसी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, चलो जल्दी से। वो दोनों जाने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ली बोलती है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें अचानक बुला लिया, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, अंडरटेकर बहुत बड़ी मुसीबत में। जिस पर हमारा एनसी बोलता है कि ठीक है, वैसे मैं बिजी रहना हमेशा चाहता हूँ, लेकिन हुआ क्या है, हम इतना जल्दी के लिए जाने के लिए क्यों मजबूर हैं? जिस पर बोलती है कि अंडरटेकर के ऑफिस में कुछ घोस्ट ने, कुछ डीमंस ने हमला कर दिया है, हमें जल्दी करना होगा और उन्हें पकड़ना होगा। और ना जाने कितने सारे ऐसे घोस्ट है डीमन जिनके पास काफी सारे कफन है, उन्होंने सील भी तोड़ दिया है, हमें जल्दी करना होगा। जिस पर वो बोलता है क्या ये तो बहुत बड़ी बात। तभी एक बंदा बोलता है कि अंडरटेकर यहाँ आओ। वो गाड़ियों में बैठते हैं और जल्दी से जल्दी जाने लग जाते हैं। यहाँ पर ली बोल रही होती है कि जितना जल्दी हो सके हमें सील के क्षेत्र पर पहुंचना होगा और सील को बंद करना होगा, हमें जितना जल्दी हो सके उतने करीब ले जाओ। जिस पर बोलता है कि मैं समझ गया हूँ। तभी हमारे एमसी बोलता है हम इसे निपटेंगे कैसे? जिस पर ली बोलती है कि मैं इसे करने वाली हूँ। जिस पर हमारा एमसी बोलता है लेकिन तुम लोग कैसे पकड़ोगे? तुम लोग तो इतने बेबस हो, उस पर
हमला कैसे कर सकते हैं। जिस पर ली बोलती है कि एक राहत की बात है कि अभी भी हम लोग बहुत ताकतवर हैं और अभी भी समस्या इतनी बड़ी नहीं हुई है, इसलिए तुम फिक्र मत करो, बेबी वहाँ है, वो हमें बता रही है। जिस पर हमारा एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है एंड वो मन में सोच रहा होता है कि बेबी की बात को, जब बेबी ने बोला हुआ होता है कि यहाँ पर आए हुए इन मॉन्स्टर्स को, इन गोस्ट डीमन को 20 साल हो चुका है और जितने भी ये जॉम्बीज हैं, जब वो यहाँ आई हुई थी तो उन्होंने अपना कफन दे दिया जिससे लोग यहाँ पर लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तभी हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, उसने बोला हुआ तो था कि इंसान जितने भी यहाँ पर जॉम्बीज हैं उनसे कमज़ोर होते हैं। जिस पर वो बोलती है कि हाँ, ये 21 साल पहले ही यहाँ शामिल हुए थे, जब वो हमारे सामने आए थे तब उसी समय अंडरटेकर एसोसिएशन शुरू हुई थी और इसमें कई सारे मेंबर्स और सिविलियंस ने सेवा के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। जिस पर हमारा एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, सो बोलती है कि पुलिस अधिकारी और न जाने कितने सारे लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, हमारे एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। सो हमारी एमसी मन में सोचती है कि ओ नो, मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता, ये तो बिल्कुल बच्चे की तरह है, वो निर्णय नहीं ले पाता है और कुछ भी नहीं जान पाता है। ये ऐसा समझो जैसे वो बिल्कुल बच्चे की तरह यहाँ पर अपना सिर पकड़ लेती है और बोलती है कि ओ नो, समझ में नहीं आ रहा, मैं इसे कैसे समझाऊँ, इसे समझाना तो बहुत कठिन है, ये तो बिल्कुल एकदम बच्चे की तरह है, कैसे समझाऊं इसे। सो बोलती है कि देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, अंडरटेकर उसके बारे में, दरअसल ये वो पुलिस अधिकारी होती हैं जो कि डेड सोल्जर्स होते हैं ना, जो कि मरे हुए होते हैं गोस्ट डीमन, उन्हें पकड़ती है, लोगों को बचाती है और उसके बदले में देश की सेवा करती है, वेतन हासिल करती है। और आमतौर पर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी अंडरटेकर होते हैं, वो कम से कम 3 घोस्ट डीमन को तो संभाल ही सकते हैं और उनमें से जितने भी लोग कफन पहने हुए होते हैं वो सिर्फ उन्हें ही संभाल सकते हैं। मतलब जिन्होंने लंबे समय तक पाप किया, ये नरक में भटकते रहे, वो बहुत ताकतवर और कफन पहने हुए घोस्ट हैं, उन्हें निपटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन तब भी हम अंडरटेकर उन्हें संभाल सकते हैं। सो वो बोलता है कि थोड़ा और समझाओगी समझे में। तो बोलती है ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो हर किसी की शक्ति का एक अलग अलग लेवल होता है, इंसानों का लेवल नॉर्मल है, वहीं अगर मरे हुए जितनी भी ज़ॉम्बीज़ हैं उनका लेवल देखा जाए तो इंसानों से ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई भी कवर पहने हुए या कफन पहने हुए वाला व्यक्ति है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा ताकत है और शक्ति है, तो वो काफ़ी सारे घोस्ट डीमन से लड़ सकता है। लेकिन अगर कफन पहने हुए घोस्ट डीमन आ जाएंगे तो इंसान उससे नहीं लड़ सकता है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, उससे तुम जैसे ताकतवर लोग ही लड़ सकते हैं। तुम्हें जान गए ना कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये उन चीज़ों के बारे में है जिन्हें मैं तुम्हें अच्छे तरीके से समझा पा रही हूँ। कफन पहने हुए घोस्ट को हम लोग चुंजा बोलते हैं। जिस पर हमारा बोलता है अच्छा ऐसा है, तभी वो लोग एक जगह पर आकर रुकते हैं। सो ली बोलती है कि हे भगवान, यहाँ तो सब कुछ तबाह हो चुका होता है पूरी तरह से। तो हमारे एंसी बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कफन है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे जितने भी वो ज़ॉम्बी हैं उन सभी को हमें पकड़ना ही क्यों है। तभी वहाँ पर नोनी माता और बोलता है शायद ये आसान नहीं होगा मास्टर, क्योंकि वो कोई आदमी नहीं है बल्कि बहुत ताकतवर है। तभी वहाँ पर लिली बोलती है अरे तुम्हारा चेहरा खून से लथपथ है, क्या तुम ठीक हो। नोनी बोलता है तुम फिक्र मत करो, ये मेरा खून नहीं है, ये किसी और का है। हमारा एंसी बोलता है कि मैंने तुम्हें जो जानकारी इकट्ठा करने के लिए बोला हुआ था, क्या तुमने किया। तो बोलता है कि हाँ, मैंने उससे पूरा दबाव डाला, उसे बहुत तड़पाया, तब कहीं जाकर उसने कुछ सच बताया और वो उसे याद आ रहा होता है जब उसे उस डीमन ने बोला हुआ होता है कि मुझे बस जितनी बातें पता थी मैंने सारी चीज़ें बता दी होती हैं। यहाँ पर नोनी बोल रहा होता है हमें उसे कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि उसे कुछ भी पता ही नहीं मास्टर। एक बात और मास्टर, कॉमरेड थे ना, वो सारे के सारे जितने भी कॉमरेड है वो त्योनबो के साथ मिल गए हैं, उसकी सेना में शामिल हो चुके हैं। हमारा एमसी बस उनका सरप्राइज होता है। ली बोलती है तो फिर अब क्या होगा, क्या ये कोई अच्छी खबर नहीं है। हो नो, जितने भी घोस्ट डीमन अगर वो तुम्हारे साथ काम करने की जगह पे, राजा के साथ काम करने की जगह पे किसी दूसरे के साथ काम करेंगे तो ये तो बहुत बुरा होगा ना। तभी वो एकदम सरप्राइज रहती है, क्योंकि हमारा एमसी एकदम उदास होता है कि जितने भी उसकी कॉमरेड हैं वो त्योनबो के साथ, उसके दुश्मन के साथ मिल चुके हैं। सो बोलता है हमारा एमसी कितने हैं वो लोग। जिस पर वो बोलता है नोनी कि मुझे नहीं पता है, मुझे बस इतना ही पता था और जिससे मैंने पता करने की कोशिश की उस घोस्ट को भी कुछ नहीं पता था। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि ओह नो, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं इस बारे में सोचता हूँ तो ग्योनबो या बोलबो, वो दोनों के दोनों में से कोई भी उसके साथ शामिल ना हुए हों बस, क्योंकि वो दोनों बहुत ताकतवर है। अगर उन दोनों शामिल नहीं हुए हैं तो मामला मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन अगर वो दोनों शामिल हो जाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वहीं पीछे हमें दिखाया जाता है कि जो एक घोस्ट डीमन होता है, यानी कि एक ज़ॉम्बी होता है, वो पीछे होता है और देख रहा होता है सब सारी चीज़ों को। हमारा एमसी बोल रहा होता है सबसे पहले मेन ऑफिस में कॉल करो और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। जिस पर बोलता है कि लेकिन उनसे कहूँगी क्या। तो हमारा एमसी बोलता है कि उन्हें बताओ कि सबसे पहले उन्हें जितना जल्दी हो सके लोगों की रक्षा करनी होगी। उन्हें बताओ कि 2 सुरक्षा के लोग जो कि सुरक्षा बल से आए हुए हैं वो जितना जल्दी हो सके वहाँ पहुँच रहे हैं और रास्ते में ही है, और जितने भी घोस्ट डीमंस हैं उनके ख़त्म होने तक वो वहाँ पर संभाल रखे, लोगों की जान बचा रखे। वहीं पर हमारा एमसी उस घोस्ट डीमन यानी ज़ॉम्बी को देख लेता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि सबसे पहले हमें छोटे रास्ते का उपयोग करना होगा और इन ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें न्यूज़ का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि जो मरीज बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं वो सारे के सारे यहाँ पर दिमागी हालत से पागल हो चुके हैं और अचानक से ही उनके हॉस्पिटल्स में जितने
भी ज़ॉम्बीज़ थे उन्होंने हमला कर दिया है। राष्ट्रपति को इस बारे में पता है, लेकिन उन्होंने फिर भी जितना हो सके उतना ज़्यादा कोशिश की है। विवाद बढ़ता जा रहा है क्योंकि अधिकांश रोगी जितने भी हैं वो राशि चक्र सुअर में पैदा हुए थे। सुअर में यानी पिग में पैदा हुए जितने भी राशि चक्र के लोग हैं वो सब पागल होते जा रहे हैं। आइए बात करते हैं इसमें से प्रोफेसर किम जिंग के बारे में। चलिए उनसे सुनते हैं। तो बताइए, आप सामाजिक रूप से राशि चक्र के बारे में क्या जानते हैं और उनसे संबंधित लोगों के बारे में क्या स्थिति है? जिस पर बंदा बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, यहाँ पर 12 राशि चक्र होते हैं। जन्म के आधार पर राशि चक्र 12 तरीके से विभाजित किए जाते हैं और कुल 12 में चूहे से लेकर के अंतिम पिग तक के यहाँ पर राशि चक्र होते हैं। पहला चूहा है और अंतिम सुअर है, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जो चूहे के राशि चक्र में पैदा हुए लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और चूहे की तरह हो जाएंगे। वहीं जो मुर्गी के जन्म में पैदा लेते हैं वो सारे के सारे लोग पागल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन जितने भी लोग हैं वो असामान्य घटना में दिखाई दे रही हैं। ये सारा का सारा असर राशि चक्र में है। जितने भी लोग पिग के राशि चक्र में पैदा हुए हैं वो मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। जितने भी लोग भेड़ के राशि चक्र में पैदा हुए हैं वो अपना धर्म बदल रहे हैं। और जितने भी लोग बाकी सारे राशि चक्र में पैदा हुए हैं वो हत्याएं कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। और लोगों के बीच में सांप के राशि चक्र वाले जितने भी लोग हैं वो बहुत ताकतवर और बहुत जल्दी जल्दी मर्डर कर रहे हैं। शोध में पाया गया है, हमारा मानना है कि जितना भी जल्दी हो सके राशि चक्र को इकट्ठा करना होगा। शायद ऐसा हो सकता है कि राशि चक्र के बिगड़ने की वजह से ही ये स्थिति आ रही है। न्यूज़ एंकर बोलता है कि ओ, पिछली रात अंडरटेकर के एसोसिएशन में भी कई सारे ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है। परिणाम ऐसा हुआ कि कई सारे लोग घायल हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए हम घटनास्थल में हमारे कॉमरेड से बात करते हैं। रिपोर्टर पार्क डेहू, क्या स्थिति है? क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है? जितने भी ज़ॉम्बीज़ है वो क्या हाल है? जिस पर वो बंदा बोलता है कि हालत बहुत बुरे हैं। जितने भी ज़ॉम्बीज़ है वो सारे के सारे अंडरटेकर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। लोग घायल होते जा रहे हैं और आगे के तरीके से वो भी घायल होते जा रहे हैं। स्थिति बहुत मुश्किल हो चुकी है। जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ पर से निकलना होगा। मैं भी यहाँ पर पहुँच चुका हूँ बैकअप के लिए। हम अपनी टीम का इंतजार कर रहे हैं। तभी वहाँ पर आवाज़ सुनाई थी, जल्दी भागो, वो ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, सील टूट गई है। तभी वहाँ पर रिपोर्टिंग लाइन बंद हो जाती है। ये दिखाया जाता है कि जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं पूरी की पूरी सेना के साथ एक मॉन्क आ चुका होता है और बोल रहा होता है कि क्या बकवास है आमिताबा, यहाँ पर बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है, एक बहुत ही भयानक नरसंहार। तो तैयार हो जाओ। वैसे तुम इंसान अगर मरोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन जीवों की आंखें कितनी ज़्यादा दयनीय है ना। तुम जिंदा इंसान कहीं के, क्या तुम किसी चीज़ को छुपा रहे हो? जिस पर साथ साथ सरप्राइज रहते हैं कि फिर क्या छुपा रहे हैं। तभी वो मॉन्क बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। जाओ सब उस पर हमला करो। सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला करने के लिए बढ़ जाते। तभी वो लोग अपना अपना कफन निकालते हैं और बोलते हैं कि जितने भी लोग हैं घायल हैं उन्हें यहाँ से निकालो, और जितने भी अंडरटेकर है जो कि कफन पहने हुए हैं जल्दी जल्दी उन पर कब्जा करने की कोशिश करो और उन्हें हराने की कोशिश करो। सारे के सारे ज़ॉम्बी उस बंदे पर हमला करते हैं और बोलते हैं कि यू बास्टर्ड, तुम्हारी खैर नहीं। वो सब उससे बड़ी ही बेरहमी से उन्हें खत्म करते जा रहे होते हैं। और बंदा बोल रहा होता है कि सुरक्षा बल जब तक नहीं आ जाता है तब तक डटे रहो। तब बंदे को काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं। सो बंदा उसके पास आता है, बोलता है कि हटो वहाँ से, तुम बिल्कुल मरी गए थे, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम चल सकते हो? वो उसे उठाता है, दूर लेके जा रहा होता है। तभी वहाँ पर आ जाता है और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़। वो देख रहा होता है कि एक लड़की को भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ घेरते जा रहे होते हैं। यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ बहुत सारे होते हैं। सो बंदा मन सोच रहा होता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है, हम उन सबसे लड़ सकते हैं। जितना जल्दी हो सके अगर हम कुछ नहीं करें तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तभी एक बंदा बोलता है कि ओ नो लीडर, एक बात सुनिए, हमें अभी सूचना मिली हुई है कि रीइंफोर्समेंट टीम यहाँ पर लगभग रास्ते में पहुंच रही है। जिस पर बोलते हैं कि अरे वही तो बहुत राहत की बात है। सो बोलता है कि वेल, लेकिन एक समस्या है, वो 2 लोग। तभी बोलता है कि 200, हाँ इतने काफ़ी होने वाले। जिस पर बोलता है कि नहीं। सो बोलता है कि 20 लोग कोई बात नहीं, कम से कम हमें कुछ समय के लिए तो रोक ही लेंगे। जिस पर बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो 2 ही लोग हैं। जिस पर एकदम सरप्राइज बोलते हैं कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? 2 लोगों के सामने हम इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेंगे? ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बुरा है। तभी पीछे से वो मॉन्क आ जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत बुरा है ना, ऐसा लगता है कि देवताओं ने तुम्हें छोड़ दिया है बहुत बुरी तरीके से। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और मैंने सोच रहा होता है कि ओ नो, मैं इसकी शक्ति देख करके ही और इसकी और से देख कर बता सकता हूँ ये बहुत ताकतवर है। जहाँ पर वो ज़ॉम्बी बोल रहा होता है कि अमिताबा, ये तो बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ वो बंदा मन सोच रहा होता है कि सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ में ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अब मेरी पूरी ज़िंदगी पूरी तरह से खत्म होने वाली है, इसी के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर वो बंदा यानी कि वो मॉन्क बोल रहा होता है कि हम इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आते और कुछ लेकर नहीं जाते हैं। दुनिया तो पल भर की है, एक ही बार में सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। तो तुम लोग क्या डरते रहते हो मौत के बारे में? हाँ, तुम लोगों को डरना नहीं चाहिए। ये जीवन बेकार है, ये बहुत बड़ी बर्बादी है और कुछ भी नहीं। यहाँ वो ज्ञान झाड़ रहा होता है एंड वो बंदा परेशान हो रहा होता है। यहाँ पे वो मॉन्क बोल रहा होता है, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तो तुमसे बात करना चाहता हूँ। वैसे तुम जानते हो ना
कि हम लोगों ने हेवन पर पहले ही कब्जा कर लिया है। जिस पर वो सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था और बोलते कि क्या, और बोलता है वो उस मॉन्क कि हाँ, इसके अलावा हमने तुम्हारी लीडर उस बेबी को भी अपने कैद में कर लिया। जिस पर वो बोलता है कि क्या, तुमने बेबी को भी कैद में कर लिया है। जिस पर वो बोलता है कि बिल्कुल, इंपॉर्टेंट वैसे वही ये नहीं है, कल रात जब हम बेबी को पकड़ने के लिए आए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा बकवास कर रही थी। दरअसल वो सिर्फ टाइम बाय करना चाहती थी, क्योंकि वो एक बंदे को भगाना चाहती थी। वो कुछ कहानियाँ बता रही थी, तो ट्योल्बो के बारे में हमने बताया और उसे सलाह भी दी, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। हमने उसे पूछा तो उसने बताया कि वो काफ़ी समय पहले ट्योल्बो की एक सलाहकार हुआ करती थी, लेकिन उसका दिमाग काफ़ी तेज है। उसने हमसे बातचीत करती रही और हमारा वक्त बर्बाद करती रही। ऐसा लगा जैसे कि वो टाइम बाय कर रही थी और उसने एक बंदे को भगा भी दिया। हम उसके पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हैं। हमें कुछ शक है और हमें गड़बड़ थी, इसीलिए हमने यहाँ पर हमला कर दिया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि वो बंदा कहीं छुप गया। जिस पर वो बंदा बोलता है कि क्या, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जिस पर वो बोलता है कि वहाँ एक लड़का है जिसे उस बेबी ने भगाया है, कुछ राज बता करके हमें उसे पकड़ना है। देखो वहाँ पर कितने सारे बुजुर्ग, बच्चे और ना जाने कितने सारे लोग हैं, और वहाँ पर एक सील लगी हुई है। देखो उनके बीच में वो छुपा हुआ है और हमें अंदर जाना है, तो तुम हमें अंदर जाने दो। अगर तुम हमें अंदर जाने दोगे तो हम उसे सिर्फ खोजेंगे और कुछ भी नहीं, और हम तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करेंगे और चुपचाप से अपने रास्ते पर चले जाएंगे। अगर तुम हमें अंदर जाने दोगे तो एक बार फिर सोच लो, अगर तुम हमें अंदर नहीं जाने दोगे तो हम सब कुछ वैसे भी तबाह कर देंगे। और वैसे भी मैं एक मॉन्क हूँ, पिछली ज़िंदगी में मैं इतना महत्व नहीं देता हूँ ज़िंदगी को, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। इसीलिए तुम फिक्र मत करो, मैं अपने वादे को निभाऊंगा, तुम बस हमें अंदर जाने दो। यहाँ पर सारे लोग डरे हुए होते हैं और बोल रहा होता है वो कि मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, हम बस जानकारी लेंगे और ज़रूरत के सब चले जाएंगे। तो एक व्यक्ति है जो अंदर छुपा हुआ है, बस हमें उसे पकड़ना है, तो क्या तुम हमारा साथ दोगे। वो बंदा एकदम सरप्राइज रहता है और समझ में नहीं आता उसे क्या बोला जाए। तो वो बोल रहा होता है दबाव डालते हुए, क्या हम अंदर जाने दोगे या फिर नहीं, बताओ मुझे। वो बंदा सरप्राइज रहता है और सारे लोग उसे ही देख रहे होते हैं कि आखिर वो करे क्या, क्योंकि इतने सारे लोगों की जान का सवाल है। वो बंदा पीछे देख रहा होता है अपने कॉमरेड्स को, एंड यहाँ पर वो बंदा छुपा हुआ होता है जिसे बेबी ने भगाया होता है। सो बंदा मन में सोच रहा होता है कि ओह नो, वो पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। सचमुच में ऐसा लगता है कि वो मुझे पकड़े बगैर वापस नहीं जाएंगे। मुझे बेबी काम पूरा करना होगा, जितना जल्दी हो सके उनकी जान बचानी होगी, मुझे जल्दी करना होगा। लेकिन क्या करूँ, क्या मैं उनके सामने चला जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं उनके सामने चल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत जाएगी। यहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें हिलना नहीं चाहिए, तुम्हारे घाव लगा हुआ है। यहाँ पर वो बंदा देख रहा होता है सब कुछ और मन सोच रहा होता है कि मैं किसी भी खतरे में खुद को नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने बेबी से वादा किया है। बेबी ने मुझे एक काम दिया, प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अब तुम्हारी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी तुम्हारे हवाले है। वो बिल्कुल मन सोच रहा होता है कि नहीं, बेबी पर मैंने भरोसा किया, उसने मुझ पर ही काम छोड़ा है, जितना जल्दी हो सके मैं बाहर जाकर के पकड़ा नहीं जा सकता हूँ, ये सब बेकार हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है, कोई और नहीं होती बल्कि ली होती है। यहाँ पर मॉन्क बोल रहा होता है, तो तुम क्या करने वाले हो, बताओ जल्दी मुझे, तुम अंदर जाने दोगे ना मुझे। वो बंदा एकदम सरप्राइज होता है, समझ में आता क्या किया जाए। तभी जिस बंदे को उसने बचाया होता है सो बोल रहा होता है कि वो बकवास कर रहा है, तुम भी ना, क्या तुम जिंदगी की कीमत को नहीं समझते हो। वो दाव लगा रहा है, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो तुम्हें इतना मजबूर कर रहा है ताकि तुम ये सब कुछ करो। उसके शरीर से निकलती हुई गंदी बदबू, वो झूठ बोल रहा है। वो उसके सामने आता है और बोलता है कि डगमगाओ मत मास्टर, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये आदमी सिर्फ इस स्थिति का आनंद ले रहा है। जिस पर वो मॉन्क देखता है और हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम जैसा बहादुर बंदा जो कि बेकार है आ लेता है और बोलता है कि मुझे पता है, तुम जैसे गंदे लोगों से जो कि कमज़ोर होकर के मजबूत बनने की कोशिश करते हैं मुझे बहुत नफरत है। बेकार कोशिश कर रहे हो और तुम जान बचाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति देखकर तुम्हारी खुशी मिलती है। हवा में एक टिमटिमाती मोमबत्ती डगमगा रही है और वो पागलों की तरह हंसता है और बोलता है ये कितना मज़ेदार तमाशा है ना। तुम्हें पता है हम कुछ लेकर नहीं आते और कुछ लेकर के नहीं जाते हैं। वो अपनी छड़ी से, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक अटैक को तैयार करता है और बोलता है कि तुम यहाँ कुछ लेकर पैदा नहीं हुए तो फिर तुम जाकर यहाँ से चले जाते हो तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी ना, तुम खाली हाथ ही लौटते हो। चलो मैं तुम्हें ख़त्म कर देता हूँ। वो उस पर अटैक करने वाला तो तभी उस पर एक लाल रोशनी से अटैक होता है। तो वो बोलता है कि ये क्या है, कहीं ये यहाँ पर ये तो नर्क की आ गई, ये क्या कर रही है। तो उसकी यहाँ पर देखता है तो उसके हाथ पर घाव लग गया होता है। मन सोच रहा होता है कि ये तो नरक की आ गई जो सब कुछ खत्म कर देती है। तो लगता है कि यहाँ पर मेरा नाम आ ही गए। सो मॉन्क बोलता है कि बहुत दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई है किंग ऑफ हेल। यहाँ पे हमारा एमसी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए आता है एंड यहाँ पर बताया जाता है उसके बाद
मॉन्क के बारे में नेशनल वॉइस में कि जब किंग ऑफ हेल अपने काम में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे तो उसी समय उन्होंने 12 राशियों को बनाया हुआ था अपनी दुनिया में अपनी ताकत को बढ़ाने और लोगों को कंट्रोल करने के लिए। उनके 12 कॉमरेड में से एक था ये मॉन्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। काफ़ी समय पहले ये मॉन्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। एक दिन ये एक शेर की गुफा में गया जहाँ उसने एक मॉन्क की लाश को देखा और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ क्योंकि उस शेर ने उस मॉन्क को खा लिया था। उसने उस शेर को बहुत बुरी तरीके से मारा और उसी समय यूमेरा निम यानी कि किंग ऑफ हेल ने उसे देख लिया और उसे अपने कॉमरेड में शामिल कर लिया क्योंकि वो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर नोनी भी सारी चीज़ें बता रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये वही है, ये वही आदमी है, नीवू इसका नाम था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि टियोल्बो के पक्ष में हो जाएगा। यहाँ पर वो मॉन्क अपने हाथ को चाटते हुए बोलता है कि मास्टर, मैंने आपको काफ़ी समय से नहीं देखा, कैसे हैं? हमारा अंशी बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो बोलता है कि जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तुम काफ़ी शानदार हो गए वैसा लगता है, तुम अपनी रिटायरमेंट का लगता है मज़ा ले रहे हो। हमारे एमसी कोई जवाब नहीं देता। जिस पर वो बोलता है मॉन्क कि तुम काफ़ी तेज हो, है ना? मैंने तुम्हें तब से देखा हुआ है। और अब तुम्हारा पाप कैसा है? वैसे तुम्हारे आवागमन यहाँ पर इस दुनिया में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा करता है। पता है तुम बहुत भद्दे हो। यहाँ पर हमारे एमसी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर बोले जा रहा है अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे जब तुमने देखा हुआ था ना तो मैं छोटा सा बस मजाक किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें एक नया कॉमरेड मिल जाएगा। वैसे मैं जब से तियोनबू के साथ शामिल हुआ हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये मुकदमा बहुत ज़्यादा छोटा हो गया और बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें ख़त्म हो जाना चाहिए। यहाँ पर नोनी बोल रहा था क्या तुम बकवास कर रहे हो? तो अपने शब्दों को संभाल करके बोलो, तुम किसके सामने क्या बोलो? जिस पर वो बोलता है कि अच्छा मुझे संभाल कर बोलना चाहिए क्या? ऐसा इसलिए है क्योंकि अब हम दुश्मन हो चुके हैं, कॉमरेड नहीं। यहाँ पर नोनी को गुस्सा आ रहा होता है एंड यहाँ वो बोल रहा होता है कि क्या बकवास है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। यहाँ पर वो मॉन्क बोल रहा होता है कि यू मेरा नेम, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? हमारा एमसी बोलता है कि इसके बारे में सपने में भी मत सोचना, मैं तुमसे बात तो करना छोड़ो, मैं तुम्हें नरक में फेंक दूंगा पूरी तरह से। मुझे ज़रूरत है पूरी कहानी सुनने की, आखिर तुम तियोल्बू के साथ क्यों शामिल हुए? जिस पर बोलता है कि हाँ मुझे इसी बात की उम्मीद थी, ये बात हुई ना मास्टर। चलिए बेशक मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि आखिर मैं क्यों शामिल हुआ, लेकिन आपसे जीतने के बाद। यहाँ पर नोनिम को गुस्सा आ रहा था और बोल रहा होता है क्या तुम सचमुच में उन्हें हरा सकते हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिस पर वो बोलता है कि वेल ऐसा कहा जाता है कि जब तक तुम लोग कोशिश नहीं करते हो तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम जीत गए या हार गए। वो अपनी छड़ी आवाज़ में उठाता है और बोलता है कि मेरी बात कान खोलकर सुनो, जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं यहाँ पर किंग ऑफ हेल आ चुके हैं। अगर हम उन्हें ख़त्म कर देते हैं तो हम कभी भी हेल में नहीं जाएंगे। हमें रिकार्नेशन के लिए अपनी मर्जी से जो मन में आए कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा। हम दुनिया में जितना चाहे उतना काबू कर सकते हैं और हम जितना चाहे उतना ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें यूमेरन को ख़त्म करना होगा और टियोल्बो के साथ मिल करके हमें काम करना होगा। टियोल्बो के लिए वो एक बाधा बन रहे हैं, उन्हें जितना जल्दी हो सके ख़त्म करना होगा क्योंकि वो इस समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। जल्दी करो, हम उन्हें ख़त्म करना होगा, ये हमारे पास एक आखिरी मौका है। हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो जो उसका कॉमरेड था आज वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। यह वो मांग बोलता है इसीलिए हमें यूमेरन पर विजय हासिल करनी होगी, किंग ऑफ हेल को ख़त्म करना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सारे के सारे ज़ॉम्बी आ चुके होते हैं और यहाँ पे वो मांग बोल रहा होता है कि युद्ध शुरू होता है और युद्ध में अगर तुम मार जाते हो तो तुम्हें रिकार्नेशन हेवन में मिलेगा मास्टर। चलो शुरू करते हैं। अब सारे के सारे ज़ॉम्बी बढ़ जाते हैं। यहाँ हमारा एमसी अकेले खड़ा होता है एंड यहाँ पर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि जी वो जितना जल्दी हो सके लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। यहाँ पर वो बोल रहा होता है लेकिन तुम, जिस पर वो बोलता है कि ये जगह बहुत जल्द लड़ाई का क्षेत्र बनने वाली है। ली बोलती है कि लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, क्या मुझे तुम्हें मदद नहीं करनी चाहिए? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है और वैसे भी खुद की लड़ाई हर किसी को खुद लड़नी चाहिए। तो प्लीज़ यहाँ पर जितना जल्दी हो सके निकलने पर ध्यान दो, मैं इसे संभाल लूँगा। यहाँ पर वो कोई जवाब नहीं देती और बोलती कि ठीक है जितना जल्दी हो सके चलो यहाँ से बाहर निकलो, जिस रास्ते से है उसी रास्ते से वापस चलेंगे। हमारा एमसी बोलता है कि आखिर क्यों, ये सब कुछ क्यों हुआ? नो नेम तुम यहाँ पर क्यों हो? मेरा साथ मत दो, जितना जल्दी हो सके उसकी मत करो। जिस पर वो बोलता है कि लेकिन मास्टर, जिस पर वो हमारा एमसी बोलता है कि नहीं मैं यहाँ संभाल लूँगा, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पर वो बोलता है मॉन्क कि क्या तुम्हें लगता है कि किसी की मदद के बगैर तुम मुझसे जीत सकते हो? हमारा एमसी डेविली टाइप हंसता है एंड यहाँ पे वो मॉन्क हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम्हारी इन गंदी हरकतों को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ज़मीन पर अटैक करता है और बोलता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ उसे ख़त्म कर डालो। यहाँ पर सारे ज़ॉम्बी हमारे एमसी की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पर वो पूछती है बेबी कि मास्टर क्या मैं आपको अपनी शेडो पावर दे दूं? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि नहीं अभी नहीं, तुम्हारी जो शेडो पावर है, तुम्हारा जो कफन है वो बहुत ताकतवर है, इसकी रेंज इतनी ज़्यादा है कि इंसान भी इसमें आ सकते हैं, इसलिए मैं इंसान को कुछ भी नहीं हो सकता हूँ।
इससे इंसान घबरा सकते हैं, इसलिए तुम्हें अभी यहाँ से नरक में जाना चाहिए। जब ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बुलाऊंगा। जिस पर बेबी चली जाती है और बोलती है कि ठीक है मास्टर। यहाँ पर सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ हमारे एमसी की तरफ बढ़ जाते हैं उसे मारने के लिए। हमारा एमसी देख रहा होता है एंड यहाँ पर वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड यहाँ पर ज़ॉम्बी देख रहे होते हैं कि हमारे एमसी उनके अटैक को बड़ी आसानी डॉज कर लिया। हमारे एमसी उसके पीछे आता है, उन सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म करना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है। एक ज़ॉम्बी हमारे एमसी पर हमला करता है मगर हमारा एमसी अपनी फायर टेक्निक का यूज़ करके उन्हें जलाना शुरू कर देता है। यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ हमारे एमसी पर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन हमारा एमसी फिर भी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके उन ज़ॉम्बीज़ को बड़ी बेरहमी से ख़त्म किया जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि फ्लेम फ्लोर टेक्निक। यहाँ पर हमारा एमसी नरक की आग का इस्तेमाल करता है और उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को जलाना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर मॉन्क बोलता है कि अरे वाह, ये नरक की आग जो हर किसी को छूते ही ख़त्म कर डालती है, ये कितनी बकवास है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। पता है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा एमसी बोलता है तो तुम्हारी खत्म होने की बारी है। यहाँ पर वो एक अटैक तैयार करता है मॉन्क और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें कम आंक रहे हो? तुम हमें अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ब्लैक ऑरा। यहाँ पर वो हमारे एमसी के ऊपर एक अजीब सा अटैक तैयार करता है और उसके गले में जो पेंडेंट होता है उस पेंडेंट में उसकी एक स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। तो हमारा एमसी सोच रहा होता है अच्छा, तो लगता है कि इसने भी किसी से अपनी ताकत उधार ली हुई है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है, वो एक नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। तभी एक ज़ॉम्बी हमारे एमसी पर हमला करता है। तो हमारा एमसी सोचता है कि अरे भाई, पीछे से हमला कर रहा है, मुझे लगता है कि इसे ज़मीन में ख़त्म करना होगा। हमारा एमसी जैसे उसे मारने की कोशिश करता है उसका हाथ काम नहीं कर रहा होता है। तो हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ओ नो, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। हमारा एमसी बोलता है कि मैं बहुत करीब था, समय अच्छा रहा है कि मैं बच गया, चलो देखते हैं अब क्या हो रहा है। और मन सोच रहा होता है अच्छा, तो नींबू की ये टेक्निक कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक रॉक टेक्निक है। ये ब्लैक रॉक टेक्निक में कोई भी जिस जगह पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है उसका दुश्मन भी उसी जगह पर वो उस हिस्से का काम करना बंद कर देता है। उसने अपने हाथ में इस ब्लैक रॉक को बांधा हुआ है, इसीलिए इस रॉक की टेक्निक की वजह से ही मेरा हाथ भी काम नहीं कर रहा है। उसकी ये टेक्निक तो काफ़ी कमाल की है। यहाँ पर हमारे एमसी के दाएं हाथ काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि उसने भी इस तरीके से बांधा हुआ होता है। लेकिन एक ज़ॉम्बी हमारे एमसी पर हमला करता है। हमारा एमसी सोच रहा है जितना समय बीतता जा रहा है ये उतनी ताकतवर होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा वो अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करता जा रहा है, धीरे धीरे करके मुझे दिखाई देने भी कम हो रहा है। इससे पहले कि मेरे सारे के सारे अंग काम करना बंद कर दिए, मुझे जल्दी जल्दी इन्हें खत्म करना होगा, मुझे सोचना होगा क्या करना होगा। यहाँ हमारा एमसी एक एक कर खत्म किया जा रहा होता है। तभी एक ज़ॉम्बी हमारे एमसी पर हमला कर देता है। तो हमारा एमसी अपनी फायर टेक्निक का यूज़ करता है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म करते हुए बोलता है कि लगभग लगता है सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और बोलता है कि भले ही मेरा एक हाथ काम नहीं कर रहा है लेकिन मेरी स्वॉर्ड तो है ना, क्या ये मेरी स्वॉर्ड नहीं है जो बहुत ताकतवर है। यहाँ पर इतने बड़े ब्लास्ट को देख करके ली भी देख रही होती दूर से और बोल रही होती है कि मास्टर यू मेरा नेम, क्या तुम ठीक हो गए। तभी वहाँ पर नोनी माता बोलता है क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से तुम्हें चिंता करनी चाहिए, तुम पूरी तरीके से बेवकूफ़ हो, मास्टर बहुत ताकतवर है, चिंता तो तुम्हें उस ज़ॉम्बी की करनी चाहिए, वो मारा जरूर जाएगा लेकिन इसके बाद तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मास्टर बहुत ताकतवर है, वो खुद सब कुछ संभाल लेंगे, तुम उनकी जांच क्यों नहीं करती हो जाकर खुद भी। यहाँ पर बोलती कि नहीं नहीं, मैं खुद जाकर उन्हें नहीं दिख सकती हूँ, मैं वैसे भी इतनी ताकतवर नहीं हूँ। हमारे एमसी की बातें उसे याद आ रही होती है और मन सोच रही होती है कि भले ही वो कितना ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो लेकिन तब भी मैं उसे संभाल नहीं सकती हूँ। सो बोलती है कि उसने मुझसे इतनी अच्छी रिक्वेस्ट की थी कि उसका मतलब शायद मैं समझ सकती हूँ कि मुझे उसकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर नोनी बोलता है कि हाँ, शायद इसका यही मतलब हो सकता है। यहाँ पर ली बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जिससे मैं उनकी मदद कर सकूं और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। इस पर नोनी कोई जवाब नहीं देता है। तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है। सो ये वही बंदा होता है जो कि बोल रहा होता है कि यू मेरा रनिंग प्रेजेंट टाइम पर कहाँ है, मुझे नहीं रिपोर्ट करनी। जिस पर ली पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या रिपोर्ट करनी है, वो इस टाइम पर ज़ॉम्बी से लड़ रहे हैं और बहुत मुश्किल में है, क्या तुम्हें कोई ज़रूरी बात करनी है। जिस पर वो बोलता है कि हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात है। तभी उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा घोस्ट डीमन आ जाता है। तो ली बोलती है कि तुम्हारे पीछे जल्दी करो। सो बोलता है कि मेरे पीछे क्या है। तभी वहाँ पर वो उस पर अटैक कर देता है। ली उसे बचाने की कोशिश करती है